हैं कि आपके इत्तेहादी जो हैं टूट गए हैं और आपकी मेजॉरिटी जो है वो मुतासर हो गई है, तो फिर आप किस तकल्लुफ में पड़ते हैं? फिर आपके डिग्निटी के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कुछ हुकूमत ने किया है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब लोगों की असल परेशानी ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जो हुकूमत बनने जा रही है, क्या वो हुकूमत पाकिस्तान को आज जो दरपेश बड़े इश्यूज हैं उन्हें फेस कर पाएगी? लोगों को कोई रिलीफ मिल सकेगा? इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? सलमान साहब, ये सवाल तो इस वक्त इर्रेलेवेंट है। इस वक्त तो ये है कि एक हुकूमत रुखसत हो रही है और दूसरी ने उसकी जगह लेनी है। अब वो हुकूमत क्या करेगी, क्या नहीं कर सकेगी, ये तो बाद में देखना पड़ेगा। यानी उसकी आने वाली हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी का कोई ताल्लुक नहीं है मौजूदा तहरीक अदम एतमाद से। ये तो देखे ना, अब ये आपस में जुड़ी हुई बातें नहीं है। अगर वो हुकूमत कोई परफॉर्म नहीं कर सकेगी तो उसका आप खमियाजा भुगत लेगी, क्योंकि अब इलेक्शन आप अगर देर से भी होंगे तो क्या होंगे। आपकी बात से जो फिर मैं जाऊं कि इसका मतलब इस अदम एतमाद का तल्लक लोगों के इशू से नहीं था या पाकिस्तान के इशू से नहीं था? देखिए, लोगों के इशू से लोग ही चाहते हैं ना किसी हुकूमत को कि आप उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। ये जो लोगों के नुमाइंदे ये चाह रहे होते हैं ना, लोगों ने रेफरेंडम में तो नहीं कहा जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ साहब से, ये तो उन्होंने असेस किया कि हालात अब ऐसे आ गए हैं और कि हम हुकूमत को घर भेज सकते हैं, तो उन्होंने ये अपनी जो ऑप्शन जो है वो इसको ऑप्ट कर लिया। अब लोगों ने तो कोई उनके दस्तखत शुदा कोई कंपेन नहीं चलाई कि 22 करोड़ अवाम जो है उनके पीछे खड़े हो गए। तो उन्होंने एक अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत ये फैसला किया है। अब उनको इसके बाद के हालात को फेस करना होगा। ठीक है शामी साहब, डॉक्टर साहब आप भी, सलमान साहब अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब कामरान शाहिद साहब ने। मुमताज़ एंकर पर्सन है, तजिया निगार हैं मारूफ, और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर अहम शहरों से हम वक्त जुड़े रहते हैं और बल्कि लंदन तक उनकी रसाई है। कामरान शाह साहब खुश आमदीद कहते हैं सर आपको इस ट्रांसमिशन में। ये फरमाइए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की जो सियासी स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग थी टू डील विद दिस सिचुएशन, वो क्यों कामयाब ना हो पाई और उनकी स्ट्रेटजी थी क्या? क्या स्ट्रेटजी महज एक ऐसी केबल पर अलाई करना था जिसके बारे में कई को शुबहात हैं, या कुछ में पॉलिटिकल कंटेंट और विल भी थी? जामी भाई बहुत शुक्रिया आपका, सबको सलाम, सलमान गनी साहब को भी, शामी साहब को भी। बात ये है कि एक तो शामी साहब गवाह है कि 27 के जलसे से पहले मैंने शामी साहब से बात की। मैंने कहा बेस्ट सोल्यूशन इस वक्त इमरान खान साहब के लिए ये है कि वो रिजाइन करें और नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करवाएं अपनी पार्टी को, पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व कराएं, केपी की असेंबली भी डिसॉल्व कराएं। उससे होगा उनको फायदा ये है कि एक तो उन पर ठप्पा नहीं लगेगा कि अदम एतमाद के जरिए निकाले गए, और दूसरा जो ख्वाब है अपोजिशन का कि वो एक साल का पीरियड में हुकूमत करेंगी, अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करेंगी, वो भी रह जाएगा और इमिनेंट इलेक्शन करवाना बन जाएगा जी। लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो 27 तारीख को मैंने सोचा पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं किया। तो उन्होंने जो काम करके दिखाया, जो लेटर लहराया है, वो उसकी तो कोई लॉजिक जामी साहब इसलिए नहीं बनती कि देखें प्राइम मिनिस्टर ने अगर इतना बड़ा इशू था और 7-8 तारीख का चल रहा था, तो इतने कमालिया शमालिया पता नहीं कहाँ का इतने बड़े बड़े जलसे किए। पहले उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ये बड़ा अच्छा हो गया था। जी हाँ, वो तो कहते थे कि शुक्र अल्लाह ताला का कि ये विफाक में तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं। देखे ना, ये तो इतना बड़ा आलमी साजिश है जिसके ऊपर ना अभी तक DGISPR ने कोई ब्रीफिंग दी है, और वो इसलिए नहीं दी क्योंकि ये उनके नजदीक नहीं है इतनी बड़ी साजिश। और क्योंकि अदरवाइज तो अगर कोई साइबर वॉरफेयर भी हो तो आपको पता है DGISPR या फौज का इदारा तो फौरन आ जाता है आवाम को इन्फॉर्म करने के लिए। तो इनके इतने कहने के बावजूद भी उन्होंने मेरे ख्याल से नहीं की है, उन्होंने थ्रेट को नहीं समझा। और इत्तेहादियों को आज से पहले तक इन्होंने कभी गवर्नरशिप तो दी, मिनिस्ट्रियां तो ऑफर की, चीफ मिनिस्टरशिप तो ऑफर की, लेकिन उनको इस खतरे के मुतालिक नहीं बताया। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इतना बड़ा खतरा ना अपने इत्तेहादियों को बताया, ना अपनी कैबिनेट को बताया। एक शाह महमूद साहब को पता था और एक इमरान खान साहब को पता था जी। और शाह महमूद कश्यप कह रहे हैं मेरे पास अमानत है जो मैं इमरान खान तुम्हें देकर जा रहा हूं, फिर जलसा उन्होंने खत्म कर दिया अपनी तकरीर का।
बस शाह साहब मरवा गए, फिर इमरान साहब को लगता यही है कि वो मरवा गए। जो उनके मुतालिक शकूक थे ना, ये मैं लाइटर टोन में कह रहा हूँ वैसे, जी। तो उन्होंने चले इस तरह मरवा दिया। लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी तो जामी भाई इमरान खान साहब की है ना जी। अब इन्होंने जिस तरह इस वक्त लीडरशिप पंजाब में चेंज की है, अब तरले मिलते एमक्यूएम के अभी भी कर रहे हैं। मतलब हैरान कुन बात है यार कि ये है आखिरी बॉल तक खेलना। अगर ये आखिरी बॉल तक खेलना है तो फिर मैं इस पे तो 3 हरफ ही आने चाहिए मेरा ख्याल से। कामरान शाह साहब, एक गुत्थी तो सुलझाएं, सादा सा नुक्ता है कि कप्तान डटा है, कप्तान झुकेगा नहीं, कप्तान बिकेगा नहीं, ब्लैकमेल नहीं होगा इत्तेहादियों के हाथों या अपोजिशन के हाथों। और उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन चीफ मिनिस्टर हैं, कम गो हैं, मीडिया पर नहीं जाते, लोगों को इल्म नहीं कि इन्होंने क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। उनकी कुर्बानी दे दी, परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट कर दिया वज़ीर आला पंजाब के तौर पर। ये अभी भी वही कप्तान है जो डटे रहे, झुके नहीं, ब्लैकमेल नहीं हुए, या कुछ फ़र्क आया इस इक्वेशन में, इस फैसले? सर, इमाम गजाली का एक कॉल है, उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स शराब के नशे की हालत में आपके पास आए और कहे कि नशे में नहीं हूँ, यकीन कर ले, लेकिन कोई ताकत के नशे में आए और कहे मैं नशे में नहीं हूँ, यकीन ना कीजिएगा। मसला ये कि वो तो अपनी सीट पे जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी कुर्बानी दी, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था ना जामी साहब के, आइन पर उस्मान और आइन पर इमरान, अगर आइन ना रहा तो इमरान नहीं रहेगा, वो तो सही साबित हो गया वैसे। क्योंकि जहाँ बुज़दार गए हैं उधर इनकी हुकूमत भी जो है वो फारिग होने वाली। लेकिन आपने जितनी बातें की ना, डट के रहेगा कप्तान, आखिरी बॉल तक खेले, इसका एक ही जवाब है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। डट के खेलता रहे या डट के ना खेले, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, अगर ग्रेस नहीं है शिकस्त एक्सेप्ट करने की, तो आपको ना मैदान के आदाब आते हैं, ना आपको मैदान में उतरना चाहिए, और ना आपको पता है आपने करना क्या है जिंदगी में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब बेताब हैं आपके इस पुरजोश तबसरे के ऊपर, और आपने जिस तरह से ये काया पलटी है, 3.5 बरसों की सियासत की कहानी आपने 2 से 4 मिनट में बयान कर दी। सलमान गनी साहब, आप इससे आगे कुछ ऐड करेंगे या पीछे चलें फिर आप? असल चीज़ जो होती है वो हुकूमत की कारकर्दगी होती है, वही उसकी ताकत होती है। बात यह कि खान साहब ने बड़े बड़े जलसे ज़रूर किए हैं, बड़े बड़े इश्यूज़ उठा लिए, यहाँ तक कि धमकी अमेज़ ख़त को भी इशू बना डाला, लेकिन क्या जो वादे उन्होंने पाकिस्तानी कौम से करके वो बरसे इक़्तिदार आए थे, क्या सियासी निज़ाम तब्दील हुआ? क्या वो 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त कर सके? क्या 50 लाख घरों का बंदोबस्त हुआ? क्या वो पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने इस्लाहात लानी थी इंतज़ामी? देखिए, अगर खान साहब की हुकूमत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती, मेरे से अगर आप पूछें कि उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या थी, तो जिसका जिक्र आपने किया जी, कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पंजाब जैसा सूबा, अगर पंजाब जैसे सूबे में तहरीक इंसाफ का एक मजबूत चीफ मिनिस्टर होता, तो मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ, ना कोई इस्लामाबाद की तरफ देखता, ना प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ अदम एतमाद आती। जिस चीज़ को उन्होंने अपना वीक पॉइंट बनाया था, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया, जिन्हें वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे थे, वो उनका वीक पॉइंट साबित हुआ। और अगर जहाँ पर मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कमज़ोरी थी, क्या ऐसी स्ट्रेंथ थी पंजाब को उस्मान बुज़दार साहब को देने के उस फैसले ने, जिस पर प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल बदस्तूर डटे रहे और उन्हें तारीख के कामयाब वज़ीर आला करार देते रहे? इसमें क्या हिकमत पिन्हा थी? देखिए, हिकमत तो हमें कोई ऐसी नज़र नहीं आती, ना ही उन्होंने कोई हिकमत की इसमें कोई बात बताई है। हमें तो एक ज़िद उनकी नज़र आती है कि वो इसरार करते रहे, इसके बावजूद कि उन्हें सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतों ने ये बात बताई थी कि एक से ज़्यादा बार ये बात बताई गई थी कि ये एडवाइस, ये काम नहीं चलेगा। और बहुत से लोग जो उनके दोस्त थे, जानने वाले थे, उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पे करना ज़रूरी है। देखिए, बेसिक फेलियर जो पीटीआई का है वो पंजाब के अंदर है, और फेलियर जो है उनकी नाकामी वो ये है कि 2018 में हमारा ख्याल ये था कि जिस तरह पीटीआई एकदम आगे आई है, ये अल्टीमेटली पंजाब में सब्स्टिट्यूट साबित होगी पीएमएलएन का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएमएलएन का सब्स्टिट्यूट चूँकि वो नहीं बन सकी, उसकी वजह ये थी कि हुकूमत की क़यादत और पार्टी की क़यादत में फुकदान था सियासी ताल्लुकात का। देखिए, पंजाब में जो लीडरशिप है, देखिए एक बड़ा पंजाब का एक अपना कैरेक्टर है, यहाँ पे ज़मींदारा सिस्टम है, सब कुछ है। यहाँ पे लीडरशिप जो है उसी की कामयाब है जिसका या तो फ्यूडल बैकग्राउंड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या इंटेलेक्चुअली वो इंस्पायर कर सके, वो भी गवर्नेंस के एतबार से, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से। गवर्नेंस तो ब्यूरोक्रेसी ने करनी होती है,
तो चीफ मिनिस्टर का काम होता है लीडरशिप प्रोवाइड करना, मुख्तलिफ फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना और काम लेना। बिल्कुल। खुद उसने कम ही काम करना होता है, करवाना होता है। बिल्कुल तो ठीक। जब अभी तक आप ये प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको क्राइसिस होगा। क्राइसिस। श्याम साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन ये अभी कामरान शाह साहब, ये शहबाज गिल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहली बार देखेगा एक ईमानदार लीडर कैसे लड़ता है, जीत हो या हार हो खान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। खान ना तो खरीदो फरोख्त करेगा ना हौसला हारेगा, आपसे किया गया कोई भी वादा तोड़ा नहीं जाएगा, आपका कप्तान ये लड़ाई भी डट कर लड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं शहबाज गिल, कोई आपको समझ आई? कामरान शाह साहब, बना दिया गया कि ईमानदार होना जो है वो कोई बहुत बड़ी ट्रेट है। भाई ईमानदार होने का लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कभी सुना कि कहा जाए मार्garet थैचर इतनी ग्रेट लीडर थी, कोई ईमानदार थी, या चर्चिल? भाई ईमानदार होना तो लाजमी है। आपको ये कौन सी बड़ी बात है? हर बंदे को ईमानदार होना चाहिए। लीडरशिप होती है कि आप आगे का देखें। ये इसी तरह लोगों ने मरवाया प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनको बताया कि आखिरी गेंद तक डटे रहे, हमारी भी वजारतें रहे, हमारा भी सब कुछ रहे, आखिरी गेंद तक आप सियासी हजीमत सुचार होते रहे। विजनरी लीडर ये होता है कि जब अदम एतमाद का नंबर आपके पास नहीं है, आपकी पार्टी या बिक गई या उनके जमीर जाके, आइदर वे आपकी मेजोरिटी खत्म हो गई। आप कहे मैं लानत भेजता हूँ, आपने खुद भी कहा लानत भेजता हूँ ऐसी गवर्नमेंट पे जो आपके बकाऊ माल, गंदे अंडे, पार्टी में से आप कैसे खत्म नहीं कर सके। फ्रेश मैंडेट लें, असेंबली डिसॉल्व करें। ये लीडरशिप का सीन होता है। ये होती है बैसाखियां, ये जो साइड के लोग होते हैं ना, उनकी नौकरी रोजी रोटी लगी होती है। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ऐसे होता है, हर प्राइम मिनिस्टर का ऐसे होता है। लेकिन विजनरी लीडर होता है यहाँ पे चर्चिल जैसा, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जैसा, तो आप देखें वो डिसीजन लेता। और वो आखिरी बॉल तक ये नहीं होता कि आखिरी बॉल तक अपने आप को आप सियासी हजीमत और मुल्क को बहरान में रखें, रोज अरबों रुपए का लॉस हो रहा हो इस कंट्री को, क्योंकि जी आप आखिरी बॉल तक खेलेंगे, एंड में होगा क्या कि आपकी इत्तेहादी भी छोड़ के आपकी अक्सरियत भी खत्म होगी, आपने मैशत भी तबाह कर दी। बिल्कुल ठीक। अब आगे की सूरत हाल है जामी भाई, एक मिनट, ये पाकिस्तान है, T20 मैच नहीं है जी। तो मैच समझ के आपने खेला तो बड़ी ज्यादती की है। नहीं बिल्कुल सर, ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये हाईली लाइकली कि आगे भी चले, क्योंकि जो खान साहब ने जो अपने कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को इंटैक्ट किया है, उससे लगता ही है कि वो अगली आने वाली हुकूमतों का जीना दूभर करने की भरपूर अहलियत रखते हैं और पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शायद हासिल ना कर सके। ऊपर से इक़्तिसादी सूरत हाल भी दिगरगू है, उसमें भी कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं नज़र आ रहे। बैनुल-अक़वामी मुहाज पर भी काफ़ी दिक्कतें और मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान को, तो आगे कोई आसान राइड नहीं है पाकिस्तान के लिए। कामरान शाह साहब, आपके लिए भरपूर फरमाइश आ रही है हमारे नाज़रीन की जानिब से कि शामी साहब तक स्टूडियो तशरीफ़ ले आए हैं, हसन अस्करी साहब भी आ चुके हैं, सलमान गनी साहब भी हैं, आपका दीदार भी नाज़रीन करना चाहते हैं। बड़ी भरपूर फरमाइश आ रही है कामरान शाह साहब को, आप फरमाइश के चक्कर में कुछ और ना कह देंगे। नहीं, मैं आपसे ऑन एयर वही फरमाइश करूंगा जो काबिल कबूल हो। आप अगर अपने स्टूडियोज में तशरीफ ले आए तो नाज़रीन आपका दीदार करना चाहेंगे। ये बड़ा अहम दिन है आज मुल्क की सियासी तारीख का कामरान शाह साहब, इंतहाई अहम दिन है। फरमाइश बड़ी जबरदस्त है, आएंगे तो बता भी देंगे। जी सर, की तरफ से थी ये आप स्टूडियोज में तशरीफ लाएं, अपने स्टूडियोज में बैठे, लोग दीदार आपका करना चाहते हैं। अगर आज के दिन भी आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, मैं आपका मुंतजिर हूँ, उतनी देर आप टेलीफोन लाइन पर हैं शामी साहब। अच्छा सर, ये तो जो मैं तैयार होके आ रहा हूँ आपके पास। सर आपने क्या तैयार होना होता है, बस उठे पहुंचे यहाँ पे सर, हमने देखा आप तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं सर, आपको को वक्त लगता है तैयार होने में। तशरीफ लाइए। अच्छा शामी साहब, ये देखिए, ये तो खैर बैकग्राउंड है, क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, खान साहब के पास क्या ऑप्शन है क्या नहीं, जो भी है नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, इस पॉलिटिकल अनरेस्ट का, आवाम का हो रहा है। अब आगे के जो हालात हैं, जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए कोई बड़ी स्मूथ सेलिंग है, बड़ा मार्क है उनके लिए ये? स्मूथ सेलिंग तो नहीं होगी सर, लेकिन आप ये देखें कि यानी इमरान खान साहब को अगर एक तरफ कर दे तहरीक इंसाफ को, तो तमाम सियासी जमातें जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। यानी अगर वो अपना इत्तेहाद बरकरार रखती हैं, अगर और इसमें खान साहब बड़ी उनकी मुआवनत कर सकेंगे। मुआवनत कर सकेंगे कैसे? इसलिए अगर खान साहब फाल होंगे और मैदान में होंगे तो वो जुड़े रहने पे मजबूर होंगे, वो भी जुड़े रहने पर मजबूर होंगे। ठीक, तो इस लिहाज से एक सूरत हाल जो है उसमें उम्मीद भी निकल सकती है ना कि आप छोटी बड़ी सारी जमातें इकट्ठी होकर मुल्की मामलात पर गौर करें और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तो ये उसके अंदर से एक किरण तो है मौजूद। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात आपको याद होगी, चंद बरस पहले की गई थी। हाँ, चार्टर ऑफ, देखिए ये सारी जमातें जो इकट्ठी हैं, और आप देखें एक जो इसमें से खैर बरामद हुई है
वो है MQM का और पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट, ये बड़ा नामुमकिन था मामला। जिस पे सारी जमातें जो हैं उन्होंने अंगूठे लगा दिए हैं। शामी साहब, वैसे आपने जिक्र किया है तो ये 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कैमरेज वहाँ मौजूद हैं, सूरत हाल हम तक पहुँच रही है, बराह रास्त मनाजिर भी आ रहे हैं। कल रात गए तक यानी यकीन जानिए कोई 3 साढ़े 3 हो चुके थे जब हम इंतज़ार करते रहे कि शायद अभी आए तो अभी मेरा और जामी साहब का राब्ता भी रहा रात के तक। तो आप MQM वाले नुक्ते पे बात कर रहे थे, मैंने कहा नाज़िर अभी अभी बाकायदा ऐलान हो जाएगा, तौसीक तो कर दी राब्ता कमेटी। तौसीक हो गई है। देखिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कराची सिंध में जो सूरत हाल बरपा है और जो तफरीक पैदा हुई है, अब पीपल्स पार्टी और MQM दोनों बड़ी सियासी हकीकतें हैं वहाँ, और पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात है, उसने एक ये फैसला किया है कि हमें मिलकर रहना है, उनके ग्रीवेंसेस दूर करने हैं, बल्दियाती अदारे जो हैं उनको खुद मुख्तार बनाना है, और आपके जो उनकी शिकायत हैं मुलाजमतों की, कोटे की, वो सारी दूर करनी है। तो ये एक नई जो है, नया मंजर जो है वो नमूदार हो सकता है सिंध की सियासत पर और फिर कौमी सियासत पर। अब देखें जो कराची की हालत हो गई है और जो सिंध के मसाइल हैं, उनको अगर मिलजुल कर ये दोनों जमातें जो हैं हल करती हैं और मुतमईन हो जाती हैं फ्रेमवर्क के ऊपर, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आपने जिक्र किया और उसकी अहमियत समझाने की कोशिश की नाज़रीन को। आपको याद होगा बाप ने भी ऐलान किया था कि वो हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो रहे हैं और अपोजिशन का साथ देंगे। तो अब बाकायदा आज की तारीख में एक ख़त लिखा है खालिद मक्सी साहब ने, जो पार्लिमानी लीडर हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के, यह हम खबर आपको दे रहे हैं। उन्होंने स्पीकर का नाम ये ख़त लिखा है, कौमी असम्बली के स्पीकर का नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बहैसियत एक सियासी जमात विड्रॉ करते हैं अपनी हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, और नो लॉन्गर डिज़ायर टू सिट ऑन द साइड ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस, यानी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठने की ख्वाहिश नहीं रखते। देयरफॉर आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें सीट्स दी जाएं अपोजिशन बेंचेस के ऊपर। इसमें अहम बात ये ख़त इसलिए आपको सुना जो अभी हम तक पहुंचा है कि इसमें दस्तखत हैं खालिद मक्सी साहब के, जो उनके पार्लिमानी रहनुमा हैं। नंबर 2 इसरार तरीन साहब के NA 258 से, ये दूसरे MNA हैं। तीसरे एहसानुल्लाह रेकी साहब NA 270 से, और चौथे रुबीना इरफान साहिबा, जिनके हवाले से खबर है कि गालिबन वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और वहाँ वापस रुजू कर लेंगी। तो ये 4 MNAs हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के, जिनके दस्तखत शुदा ये ख़त है, जिसका मतलब मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और 7 नशिस्तें MQM की। तो यूँ एक रुकन उनकी नहीं, डॉक्टर जुबैदा वो वफाकी वजीर, तो यूँ ये 11 लोग वो हैं, 7 MQM के और 4 बाप के, जो कि अपोजिशन के साथ जा मिले हैं, और साथ इसके अलावा 2 आज़ाद रुकन भी हैं जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। तो यूँ ये 175 से ज़ायद का मजमुआ बज़ाहिर दिखाई देता है। इस वक्त अपोजिशन के पास एक दावा 177 का भी है। सूरत हाल दिलचस्प है क्योंकि हुकूमत की अक्सरियत अब 164 तक महदूद हो गई है। सर, मज़ीद सरप्राइज भी आ सकता है? हम मज़ीद क्या आएगा उसमें, अभी ज़रूरत नहीं रही। देखें, चौधरी मोहम्मद अली जब वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने 56 का दस्तूर बनाया, उस वक्त भी कोलिशन गवर्नमेंट थी ना, तो उनकी अपनी जमात जो थी मुस्लिम लीग, जब उसने बेइत्मीनानी का इज़हार किया और उनके और सरदार अब्दुर्रहमान निश्तर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, तो उन्होंने कुछ देर नहीं लगाई, इस्तीफ़ा दे दिया। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो वज़ीर आज़म है, उसका इस्तीफ़ा कोई बहुत अनहोनी नहीं होता। वज़ीर आज़म जो है वो कोई यानी वो मौजूद रहता है, वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकता है, लोगों से रजू कर सकता है, आने वाले इंतखाबात में अपनी पूरी जो है तवानाई जाहिर कर सकता है। तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा मैदान होगा, वो अपने जौहर आजमा सकेंगे और अपनी पार्टी को असर नौ-मुनज़्ज़म कर सकेंगे, और जो गलतियाँ हुई हैं उनके अपना अंदाज़ा भी तो होगा ना, यानी कोई ना कोई गलती तो ऐसी हुई होगी ना जिससे ये मामला ख़राब हुआ। शाम साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इस नुक्ते पर कोई संजीदगी से गौर किया गया या किया जाएगा कि हमसे क्या गलती हुई है, क्योंकि जो तबीयत मिजाज और जो शख्सियत और सियासत ठहरी है जनाब इमरान खान साहब की, उसमें तो वो अभी तक बज़ेद हैं कि ये साजिश आलमी है,
इसके ताने बाने अपोजिशन के जहाँ मिलते हैं। ये करप्ट और चोरों का टोला है जिनका मकसद इस तब्दीली की राह में रोड़े अटकाना था। वो अपनी किसी गलती का एतराफ़ करने से इनकारी हैं, चाहे वो शहजाद अकबर साहब की अपॉइंटमेंट या फिर उनसे इस्तीफ़ा लेना हो, चाहे वो उस्मान बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट हो या उनसे इस्तीफ़ा लेना हो। कामरान शाहिद साहब, ये कुछ खबरें आ रही हैं कि सम डेस्परेट पॉलिटिकल, लीगल, प्रोसीजरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस आर बीइंग कंटेम्पलेटेड। ये ज़राए से खबर आ रही है, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, क्या लीगल और पॉलिटिकल रेमेडीज या मतलब क्या इमरजेंसी लगा देंगे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त, क्या करेंगे? मतलब उनकी मॉरल अथॉरिटी, उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। और आप अभी वो बाप का जिक्र कर रहे थे, तो मसला तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना। जब बाप नाराज हो जाता है तो फिर बाकी जो है, आपको पता है, बाकी ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। मैं बाप पार्टी की बात कर रहा हूँ अभी। जी, मैं भी बाप का जिक्र कर रहा हूँ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, चाहे माँ यानी काफली हुकूमत से मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता, बाप अहम है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आप बाप को नाराज करेंगे तो फिर सब कुछ होगा। तो बाप ही ने, आपको पता है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरदारी साहब के साथ बैठ के, और वो बारिश का पहला कतरा, और उसके बाद तो फिर आप देखें पूरी जो है वो रिमझिम बरस रही है इस वक्त। लीगल ऑप्शन यार जामी साहब देखें, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो मरवाने वाले लोग होते हैं ना, जिनके साथ वैसी खांचे लगे होते हैं, वो चाहते हैं यार अभी उनका कुछ नहीं स्टेक पे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की इज्जत, उनकी सैंक्टिटी, उनकी ग्रेस पे लोग उनको इवेलुएट करेंगे, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को। बाकी लोगों ने तो मुल्क से बाहर चले जाना, जो इधर आए हुए हैं वो काम करके अपना बैग पकड़ के चले जाएंगे। लेकिन वो फीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, आपने डट के खड़ा है कप्तान, आखिरी गेंद तक खेलना है, एज इफ के यहाँ पे कोई मैच चल रहा है फ्लड लाइट्स के अंदर। अब वो जब रात को बारिश का वो जब आएगी, अपना रात का अगर जब मौसम आएगा तो बॉल और स्विंग करना शुरू कर देगी। और इनको तो अगर बॉल स्विंग भी करे तो फायदा नहीं होना। वसीम अकरम प्लस उन्होंने वैसे उठा के बात वसीम अकरम तो कह रहे जी। भाई कामरान साहब आप रुकिए, वसीम अकरम प्लस तो बाद में रह गए। अभी शेख रशीद साहब, रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला बाहर निकले काबीना के खुसूसी इजलास के बाद। उनसे सवाल पूछा गया क्या इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे। उनका जवाब था सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान खान आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और उस मुबैना ख़त के मुदरजात काबीना के सामने रखे गए हैं, जहां काबीना ने इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार किया है। शाम को वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। शेख रशीद ने इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा इतवार के रोज़ जब इजलास होगा कौमी असम्बली का, तो वहाँ वो भरपूर तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला भी करेंगे। और एक और इंदियन उन्होंने दिया कि ऐन मुमकिन है पार्लिमान का इन कैमरा इजलास भी बुलाया जाए, जिसमें इस मरासले के हवाले से मज़ीद चीज़ें कौम के सामने या पार्लिमानी नुमाइंदों के सामने रखी जाएँ। लीजिए सर, बात वहाँ तक आप पहुँची शामी साहब, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। डॉक्टर साहब, शामी साहब का माइक चेंज हो रहा है। आपसे सलमान गनी साहब, सर हम तो यही कह रहे थे कि पार्लिमान को एतमाद में लें, इन कैमरा इजलास बुलाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ऑन बोर्ड करें। तो शेख साहब ने मुझे रखी लगती है। ये जो पार्लियामेंट के इजलास की बात है, चूँकि ये तहरीक तो ख़ुद हुकूमती हल्कों में भी मौजूद है कि मुतलका फोरम पार्लियामेंट का है या नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का है, कि इस तरह के सेंसिटिव इशू पे इस तरह खुलेआम एक तकरीर कर कैफियत तारी करना, ये किसी तरह मुल्क के मफाद में नहीं थी। मुतलका फोरम जब मौजूद है उन्हें बरूए कार लाया जाता। और ये मामला सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान का मामला है, ये इसका ताल्लुक मुल्की बका और सलामती के साथ है। इस पर तो खासी संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए थी। और फिर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर कोई बात की तो अपोजिशन लीडर ने उनकी तायद की कि लाएं आप इसे पार्लियामेंट में, हम इकट्ठे मिलकर सूरत हाल का मुदावा करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमारे यहाँ जो है ये डेडलॉक की एक कैफियत है, इसने बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं, मसाइल हल नहीं किए। कामरान शाह साहब, ये जो नुक्ता ख़त से जुड़ा हुआ या मरासले से जुड़ा हुआ, पहले ख़त का आ गया फिर मरासला, फिर अब तो बैनुल अक़वामी सहाफ़ी भी तस्दीक कर रहे हैं, हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि ये केबल थी जो कि उस वक्त के एनवॉय ने भेजी, जिसमें कुछ गुफ्तगू का, कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जिक्र है। और इससे माहिरीन ये समझते हैं कि ये अनयूजुअल ज़रूर थी, लेकिन ये थ्रेटनिंग नहीं थी। तो अगर ये थ्रेटनिंग नहीं थी तो फिर इसमें, अगर अनयूजुअल थी सिर्फ महज, तो फिर इसमें ये पॉलिटिकल एंगलिंग जो ली गई है, इस पर क्या कौमी सलामती के इदारे भी ऑन बोर्ड हैं या एक महज खान साहब की या उनकी गवर्नमेंट की ये इंडिविजुअल अप्रोच रही इस लेटर को ट्रीट करने के लिए? प्रोफेसर साहब, आपके लिए सवाल। देखिए, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ये अपनी जगह ख़त है, क्या है क्या नहीं है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, वो अदारे डिस्कस करते रहे होंगे। और वैसे पाकिस्तान के पास इतना क्या ऑप्शन है कि इस ख़त की बुनियाद पे क्या कार्रवाई आप कर सकेंगे, जो मैंने पहले भी बात कही थी। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक सेपरेट चीज़ है। वजह यह है कि ये आप कितना ही असम्बली के अंदर कोई भी एड्रेस कर ले,
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पोस्टपोन नहीं हो सकता, इसलिए कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है कि वो इनिशिएट होगा, 3 दिन के बाद बहस शुरू होगी, विद इन 7 डेज उस पर डिबेट होना जो है वो फाइनल वोट होना ज़रूरी है। तो ये अगर तो इसके तकरीरों से वो पोस्टपोन हो सकता है, फिर तो शायद थोड़ा सा 2-4 दिन का रिलीफ इमरान साहब को मिल सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा मेरी आर्गूमेंट तो ये है कि ख़त कितना ही सीरियस है, कितना ही कुछ हो, वो एक डिफरेंट इशू है जो पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस के लेवल पे और हुकूमत के लेवल पे सिक्योरिटी के जो लोग सिक्योरिटी को डील करते हैं उनसे मिलकर डील करना है। इस हुकूमत ने करना है चाहे अगली हुकूमत ने करना है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। शाम साहब, ये लेकिन असल मरासले वाला प्रोसीजर मामला चलता तो नहीं रहेगा। थमता लगता, ये तो रुकता हुआ या वापस जाता दिखाई नहीं देता। अगर गवर्नमेंट तब्दील भी हो जाती है तो ज़ाहिर बात है आने वाली हुकूमत यकीनी तौर पर इस मामले को सामने तो लाएगी। ठीक है, उसको हक हासिल कि वो नई हुकूमत जो है, खुर्शीद शाह साहब ने तो कहा है कि आते ही पहला काम ये करेंगे कि इसकी तहकीकात कराएंगे। लेकिन ये अपोजिशन में रहे, उस खान साहब को हक हासिल है उस वक्त भी ये एजिटेट करने का। लेकिन असल बात ये है, इससे जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तहरीक अदम एतमाद जो है वो इससे मुतअस्सर नहीं हो रही। और जो शेख साहब का बयानिया है वो बहुत अफसोसनाक है। नहीं, लग ये रहा है कि बयानिया ये है कि इससे तहरीक एतमाद मुतासिर हो या की जाए, ना, क्योंकि ये नहीं खास हो एक सकेगी। मरासला है। भाई इस मुल्क की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी हुई हैं, आप समझते हैं वो सब गैर मुहिब्बे वतन है, वो मुल्क दुश्मन है। ये इस तरह नहीं होता। आपका इख्तलाफ राय जो है उसको उसकी हदूद में रखें। इसको बिल्कुल हक और बातिल की लड़ाई नहीं है ये, ना ही ये हुब्बुल वतनी की और मुल्क दुश्मनी की लड़ाई है। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, सलमान गनी साहब की खिदमत में हाजिर होना चाह रहा हूँ सवाल की सूरत में, क्योंकि एक इंतहाई अहम मौजू तो बीच में रह जाता है बार बार। हालांकि मैंने 20वीं बार सोचा कि मौजू उनकी खिदमत में रखूँ, अब मौका मिला तो रख रहा हूँ। सर, ये चौधरी नल की बनी। देखिए बात ये कि बहुत सारी बात तो क्लियर हो गई है। कैसे खुद सर? आसिफ जरदारी आज साहब तो ने सर सारी- खुल के बात करें। देखें, एक तो आप क्रेडिट पाकिस्तान के मीडिया को दें कि जो मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि एक रात पहले सारे मामला नून लीग से तय हुए, उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब से मिलने के लिए गए, उनका शुक्रिया अदा किया नामजदगी के हवाले से। फिर लाहौर दुआए खैर भी, जी वहाँ पर दुआए खैर भी हुई। मिठाई शिठाई ये भी सब खाई कुछ देखें, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये मीडिया का क्रेडिट है और उस बात की तस्दीक अब खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने की है। मेरा ख्याल जो हम सहाफ़त में देखते रहे और चौधरी साहबान की सियासत का इल्म है, वो फैसले बहुत सोचो विचार के बाद करते हैं। पहली दफ़ा मुझे देखने में आया है करते कि अब रहे हैं। मामलात नहीं करते रहे हैं, अब मामलात नौजवान क़यादत के पास जब आए हैं तो वो गलती कर गए बहुत बड़ी। और ये जो मरकज़ के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल है, देखें एक रोज़ पहले आप मेरे से पूछते तो मैं ये कहता है कि तमाम तर इक़दामात के बावजूद, हालात के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब में एतमाद का वोट ले लेंगे। लेकिन आज मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए कि इस नई पैदाशुदा सूरत हाल के बाद हालात क्या हैं कि आज मेरी 2 मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार आपको हम पे तरस नहीं आता कि हम 183 हैं, 183 तहरीक इंसाफ के अरकान हैं और वो हालात के रहमो करम पे खड़े हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, ना उनकी कोई लीडरशिप है। पहले एक शख्स हम पे मुसल्लत कर दिया गया जो सबसे आखिर में आया और पहली दफ़ा रुकने असम्बली मुंतखब हुआ, और अब जिस शख्स को हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है उनके 10 अरकान हैं। देखिए चौधरी साहब की अपनी एक हैसियत और अहमियत ज़रूर है, लेकिन उनकी पार्लिमानी कुव्वत 10 अरकान की है। मैं समझता हूँ कि खान साहब जिस काम के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लाए थे, खान साहब का अपना काम तो हो गया, साथ वो चौधरी साहबान को भी लेके बैठ गए। तो कामरान शाहिद साहब, फिर जब तक बुज़दार साहब हैं तब तक इमरान खान साहब हैं, फिर बुज़दार साहब का तो क़याम जो है उनके लिए खुशबख्त साबित हुआ। जैसे ही उन्हें रुखसत किया गया सब वैसे खुश हो गए। ही गड़बड़ होना शुरू होगी शिद्दत से। कामरान साहब, अच्छा कामरान साहब मेरे ख्याल संजीदा ले गए और बाकी गाड़ी निकाल ली। तैयार होके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, नहीं देखिए बहुत बड़े खुशबख्त साबित हुए हैं खास साहब के लिए जब तक नहीं, आप वो इस किस्म की जो है ना वो ये आमतौर पे चाय पीते वक्त गपशप की बातें तो हैं, लेकिन सियासत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ पे होती है। उसमें होता यह है कि आप कैलकुलेशंस गलत करते हैं। और देखिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है वो एक शख्स की हुकूमत नहीं हो सकती। पार्लिमानी निज़ाम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो एक शख्स डोमिनेट करता है ना।
पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत के लिए एक कलेक्टिवली आपको चलना पड़ता है, दूसरे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। सर खबर आ गई है, वही जो पहले मैं जिक्र कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का ये खुसूसी इजलास खत्म हो गया, जिसके बाद शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने देखी। खुफिया खत इन कैमरा सेशन में पेश करने की तजवीज़ दी गई है। इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी इन कैमरा इजलास में खुफिया खत पर ब्रीफिंग दें। इजलास में ये तजवीज़ सामने आई है, खत से मुतालिक इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग देने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से कुछ देर में अहम मुलाकात करेंगे, ये दूसरी अहम खबर है। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म हाउस की मामलात को देखते हैं, कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। उमर जट, तो ये तजवीज़ काबीना ने दी कि इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, तजवीज़ किसकी जानिब से आई, क्या हाउस का कंसेंसस था इस मामले पर? जी, इस पर दो तजावीज़ हैं जामी साहब। जो आज काबीना का खसूसी इजलास था उसमें मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और जो इत्तेहादी भी आज शरीक थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ आरा सामने आई है। एक जो तजवीज़ सामने आई है कि कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास हो जिसमें ये ख़त पेश किया जाए और उसके तमाम मंदरजात जो हैं उस पर बात की जाए और उनसे तमाम जो अरकान हैं इन कैमरा सेशन में उन पर उन्हें आगाह किया जाए। एक ये तजवीज़ सामने आई और दूसरी तजवीज़ ये दी गई कि ख़त को पेश करने की बजाय वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उस ख़त के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग जो है इन कैमरा सेशन इन कैमरा कौमी असम्बली के इजलास में दें। अब इन दो तजावीज़ पर फिलहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई या उनके जो कैबिनेट के दीगर लोग हैं उनकी जानिब से कोई फैसला फिलहाल हतमी नहीं किया गया। यही बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इन तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं और हतमी फैसला जो है वो जिस तरह से वज़ीर आज़म के करीबी जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा। बुनियादी तौर पर आज का खसूसी इजलास जो काबीना का बुलाया गया था उसमें इसी खत के हवाले से ब्रीफिंग दी जानी थी और ज़राए का ये बताना है कि उनको तमाम जो लोग इस इजलास में शरीक थे, जिनमें काफ लीग के मोना सिलाही भी शरीक हुए और साथ ज़ुबैदा जलाल जो बाप की रुकने कौमी असम्बली हैं और वफाकी वजीर हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुई, उनको ये तमाम जो बाकी दीगर कैबिनेट के लोग थे उनको ये खत दिखाया गया है और इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। अब उस ब्रीफिंग के दौरान फिर मुख्तलिफ ये जो तजावीज़ हैं जिनका हमने जिक्र किया ये सामने आई, ताहम उन पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब भी अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं और उनकी भी वज़ीर आज़म इमरान खान से एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग जो है वो रखी गई है। वो बुनियादी तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रेजिग्नेशन है उसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है और जिस तरह वहाँ पर ग्रुप बंदियाँ हो रही हैं PTI के अंदर ही, उस पर भी मुशावरत की जाएगी। जी उमर, यहाँ पर तो अलीम खान साहब का जो ग्रुप है जिसमें तादाद तो मालूम नहीं, उनकी तो आ गई वाज़े बयान कि वो बतौर वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को कबूल नहीं करेंगे और अपोजिशन के साथ गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करेंगे। अब ताज़ा खबर भी नाज़रीन को मैं देता चलूँ कि तरीन ग्रुप भी हुकूमत की हिमायत में खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उन्होंने भी इस सिलसिले में ये जो नामजदगी है और हुकूमत का जो फ़ैसला है PTI गवर्नमेंट का उसके साथ ना चलने का ऐलान किया। तो इस सूरत हाल में परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला मुंतखब करवाना, उसके लिए क्या गुफ्तगू हुई, क्या तरीक़ाकार है खान साहब के पास और गवर्नर पंजाब क्या तजावीज़ देने आए हैं? क्या अभी तक वैसे बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा कबूल किया गवर्नर पंजाब ने? जी जामी साहब, इस पे जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब की गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई जिसमें मोना सिलाही भी मौजूद थे, उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये बताना था कि काफ लीग की जानिब से हमें ये कहा गया कि उनके साथ 11 से ज़ायद रुकन कौमी असम्बली नून लीग के और पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं। तो अब हुकूमत ये इस इंतजार में है कि वो जो 11 लोग अगर कहे गए हैं तो वो 11 लोग कौन हैं और उनके हवाले से परवेज़ इलाही साहब या उनकी जमात का जो ताल्लुक है दीगर अरकान के साथ उस पर वो कितना उमर एक मिनट साथ रहिएगा, उमर साथ रहिएगा। सलमान गनी साहब, इस सूरत हाल में वो जो दावा था कि जी 11-15 लोग हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के, वो आएंगे साथ? देखें, ये सारी सूरत हाल तब्दील हो गई है और आपको याद होगा कि 2 रोज़ पहले आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वो नामजद कर रहे हैं तो उनको टारगेट्स देंगे। वो टारगेट्स क्या थे कि ये जो लोग मुनहरिफिन हैं उन्हें साथ मिलाया जाए या उनको कुछ अरकान ला कर दिए जाए। इस वक्त तो जो सूरत हाल तारी हो रही है और आपने जो एक बड़ी अहम खबर दी है वो मेरे पास भी मौजूद थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है
उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ये तय की है कि जब तक उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं होता, हम किसी फैसले का ऐलान नहीं करेंगे। और वो भी इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सारी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। चौधरी साहब को यहाँ पर नामजद करने का मकसद तो ये था कि वो इमरान खान साहब की मदद करेंगे। अब बात यह कि अगर इमरान खान साहब खुद वहाँ पर अक्सरियत लूज कर चुके हैं तो वो यहाँ पर चौधरी साहब को क्या ताकत फराहम करेंगे? नोइंग चौधरी साहब, आप भी और शामी साहब और डॉक्टर साहब भी, क्या चौधरी साहब भी यकसर यू टर्न लेने की अहलियत रखते हैं, यानी कि वापसी उनकी कहीं हो सकती है? देखिए, मेरा जो सहाफ़ती एक्सपीरियंस है, मैं आग पे जोर दे रहा हूँ कि चौधरी साहब गलत खेल गए हैं। देखें, वो क़यादत कर रहे थे इत्तेहादियों की। उन्होंने कहा था कि हम इत्तेहादियों को साथ लेके फैसला करेंगे, इत्तेहादी उनकी तरफ देखते रहे। और जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, ये बात भी मैंने आपके प्रोग्राम में कही थी कि उस वक्त खालिद मक्सी साहब उनका इंतजार कर रहे थे, चूंकि 3 बजे उनका टाइम उनके साथ तय था। मेरा अब भी ये ख्याल है कि चौधरी साहब ने उनकी नामजदगी तो कबूल कर ली है, लेकिन वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ही खड़े होना चाहेंगे। चले, ये अपने फैसले पे रजू कर सकते हैं। अहलियत खबर जो हमने पहले दी उसकी तस्दीक भी आ रही है कि पंजाब में हुकूमत साजी के मामले पर तरीन ग्रुप भी हुकूमत का साथ देने से इनकारी है। पंजाब में हुकूमत साजी के मौजू पर तरीन ग्रुप भी हुकूमत का साथ देने से इनकारी है। हतमी जो सिफारिशात हैं तरीन ग्रुप ने वो बाकायदा जहांगीर तरीन साहब को भिजवा दी हैं। तरीन ग्रुप की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का मशवरा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून का तरीन ग्रुप को हुकूमत साजी में एडजस्ट करने का इंदिया। आपको याद होगा जैसे ही परवेज़ इलाही साहब से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी तो ऐन उसी रोज़ नून लीगी क़यादत के 2 ज़िम्मेदारान ने तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर राब्ता उस्तवार किया था और मुसलसल राब्ते में वो रहे थे। यही सूरत हाल कुछ अलीम खान साहब। एक बात इसमें मैं और ऐड कर दूं कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत साजी का अमल है, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर अक्सरियती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन पंजाब के हवाले से चीफ मिनिस्टर के फैसले में आसफ जरदारी साहब फिर मैटर करेंगे। और दूसरी बात, जब हम तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो गुज़िश्ता रात से एक और ग्रुप भी वजूद में आया है, वो है उस्मान बुज़दार लवर्स ग्रुप। वो जनूबी पंजाब के अरकान है और वो ये कह रहे हैं कि जी चूंकि इनका जनूबी पंजाब से तल्लुक़ था और ये क्रेडिट लिया जा रहा था कि वहाँ से जनूबी पंजाब से वो लीडरशिप लेके आए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर को जिस पे इमरान खान साहब एतमाद का इजहार कर रहे थे, यकदम उनसे रिजाइन ले लिया गया, तो वहाँ पर भी एक ग्रुप जो है फाल हो रहा है उनकी हिमायत में। बल्कि सर मेरी तो बैसियत सहाफ़ी शामी साहब, मेरी तो बैसियत सहाफ़ी ख्वाहिश होगी उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, मेरी तो सर उनका जो इख्तिदार है उसमें कुछ तोसी हो जाएगी अगर इस्तीफा उन्होंने गवर्नर साहब को नहीं दिया। और मैं इसकी तस्दीक करता हूं कि खुद गवर्नर साहब ने मुझे बताया कि मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया। क्योंकि गवर्नर साहब के पास अगर इस्तीफा पहुंच जाता तो फिर वो खतरे में पड़ जाते बुज़दार साहब। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास आता तो मैं तो आईनी तौर पे पाबंद हूं कि मैं वो इस्तीफा कबूल कर लूं। मेरे पास अभी तक इस्तीफा नहीं आया और मैं आपकी बात की तायद करता हूं कि इस वक्त तक के उस्मान बुज़दार ही चीफ मिनिस्टर है और आगे अब खतरा मंडला रहा है नामजदगी पे। हाँ जी, जब तक नया मामला तय नहीं होगा उस वक्त तक वही रहेंगे। सर आप साज़ा इकराम है, मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश है कि आप सब मिलकर मुझे तौसा शरीफ भेजें इस सूरत हाल के बाद, कि वहाँ जाके मैं अहलियाने तौसा की राय नाज़रीन तक पहुँचाऊँ कि उन पर क्या बीती जब उन्हें मालूम हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया गया है। वहाँ उनकी इस इमरान खान साहब के फैसले के बारे में पीटीए के चाहने वालों के जज्बात कहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता होगा, बड़ी अहम खबर होगी। साहब मैं आपको पूरे वसूख से मैं नाम भी ले सकता हूँ कि जिन लोगों ने राब्ता किया है, उन्होंने कहा कि बहरहाल वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे और इस तरह उनकी यकदम उनसे इस्तीफा लेना दुरुस्त इक़दाम नहीं था। और सेंट्रल पंजाब से 2 वज़रा ने खुद मुझे कहा कि हमारी बेचारगी का आलम देखें कि हम 183 अरकान हैं तहरीक इंसाफ के और हमारा कोई वाली वारिस ही नहीं है। मगर सलमान साहब बात यह है ना कि गिलास आधा भरा हुआ है या खाली है। सही। ये भी देखें ना कि 3 साल से जायद वो वज़ारत आला जो है उसके मनसब पे फाइज रहे और उस्मान बुज़दार साहब को ये तो आप याद रखें ना, क्रेडिट दें। सर जी आ जाए फिर वो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई नाज़रीन। मुत्तहिदा अपोजिशन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा बैठ गए हैं, स्टेज पर आ गए। देखिए क्या फरमाते हैं। रखे हुए थे लम्हा बलम्हा ताज़ा मालूमात, ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्ज़िये और तबसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। सबसे अहम नुक्ता इसमें साबित हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अपोजिशन के साथ जाग खड़े होना, जिसकी अब आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तस्दीक भी देख ली कि उन्होंने कहा कि वो मुल्की वसीअत और मफाद में अपोजिशन का साथ देंगे और तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे, जिसके बाद ये साबित हो गया
कि दो अहम इत्तेहादी हुकूमत के यानी बाप और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमती इत्तेहाद ख़त्म किया, अपोजिशन के साथ इल्हाक किया और एक तवील मुद्दती मुआहिदा बज़ाहिर उन्होंने पेश किया जिसके साथ वो अपोजिशन के साथ जाके खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरा अहम तरीन नुकता यह है वो एक मुबैना मरासला, जिसको पहले ख़त कहा गया फिर मरासला। हम पहले दिन से अपने प्रोग्राम नुक्ता नज़र में ये आवाज़ उठा रहे थे, इस नुक्ते को हाईलाइट कर रहे थे कि ये एक ख़त नहीं है, मरासला नहीं है, बल्कि एक तार है, एक केबल है जो कि मुबैना तौर पर हमारे सफ़ीर ने भेजी थी अमरीकी हुक्काम के साथ हुई गुफ्तगू या अपने मुशाहिदात की रोशनी में जो पाकिस्तान पहुंची, जिसमें इस थ्रेट को परसीव किया गया कि एज़ इफ़ गैर मुल्की क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली में कार फरमा है और उसमें अपोजिशन की उन्हें हिमायत हासिल है। ये खुलासे के तौर पर बात की जा रही थी। हमने पहले दिन से ये नुक्ता भी सामने रखा नाज़रीन के कि इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा जाए या पार्लियामान का इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब काबीना के इजलास के बाद यही खबरें मंजर आम पर आ रही हैं। शामी साहब, अब तो उमर जट साहब ने भी तस्दीक की कि ये मामला वही है जो हम बता रहे हैं और ये एक केबल है, एक मरासला है जिसमें कुछ ऐसे खिदोखाल जोड़े गए हैं। उस वक्त जब हम इन नुकात को उठा रहे थे तो बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, आप भी साथ में मेरे। अब देखें ना, अगर ये हमारे सफ़ीर का मरासला है या एक उनकी कम्युनिकेशन है तो उसको देखना पड़ेगा कि उनका कुछ तासुर है, उनका एनालिसिस है और या कोई इंफॉर्मेशन ठोस है उनके पास। यानी अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और ये इस तरह की मेरा ख्याल जो मरासला निगारी है ये तो मामूल का अमल है। मुख्तलिफ मुल्कों के जो सफ़ीर हैं वो अपनी असेसमेंट देते रहते हैं और अपनी हुकूमतों को आगाह करते रहते हैं। इसके यानी गायबाना अभी तो उसके हमारी जो टेक्स्ट हमारे सामने नहीं है। अभी तो दो सीनियर सहाफ़ी जैसे उमर जट साहब भी रिपोर्ट कर रहे थे, एक दो और सीनियर सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने इस मामले को रिपोर्ट किया वक्त से बहुत पहले। उनका ये फरमाना था कि अभी काबीना से मुदरजात शेयर करने के बाद मरासले को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया है और ये तजवीज़ भी डॉक्टर साहब सामने आई कि NSC में या पार्लियामान के इन कैमरा इजलास में से पेश किया जाए। क्या प्राइम मिनिस्टर इस पर राज़ी हो जाएंगे? देखिए, पहली तो बात ये है कि ये अगर एम्बेसडर का जो नोट है तो उसमें एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो एम्बेसीज़ जो होती हैं, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी अमेरिका में है या दूसरे मुल्कों की, वो रिपोर्टें भेजती रहती हैं। एक तो रेगुलर रिपोर्ट्स होती है, वीकली, मंथली, बल्कि बाज़ दफ़ा डेली रिपोर्ट्स भी भेजी जाती हैं सियासी सूरत हाल की उस कंट्री में जहाँ वो हों। उसके अलावा जो परसेप्शंस होते हैं उनके, अगर ये एम्बेसडर का मरासला है तो इसका मतलब ये है कि ये एम्बेसडर का परसेप्शन है या एम्बेसडर की ऑब्जर्वेशन है, तो ये उसकी निस्बत कम सीरियस हो जाता है कि अगर हम कोई ख़त प्रोड्यूस कर दें जो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, मसलन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के किसी सीनियर अफसर के साइन हुए भी हैं या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के किसी अफसर के साइन है, वो सीरियस इशू होता है और ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। ये तरीक़ाकार नहीं है डिप्लोमेसी का। डॉक्टर साहब, एक बात तो तय हो रही है ना, ये रियासती सतह पर किसी दूसरी रियासत के किसी जिम्मेदार को एक बाकायदा ख़त तो नहीं था जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस के हमें रिपोर्टर्स रिपोर्ट भी कर रहे हैं। उससे पहले भी दो सहाफ़ी इस बारे में बशमूल इसहाक सर की सोबत ये देखिए ना, परसेप्शन उनकी ऑब्जर्वेशन है और अब उस ऑब्जर्वेशन, इस किस्म की ऑब्जर्वेशन एम्बेसीज भेजती रहती हैं और जिसमें जहाँ ख़ासकर उन ममालिक से जहाँ ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहाँ आपके ख़िलाफ़ बातें काफ़ी होती रहती हैं। तो इस लिहाज से अब अगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करना चाहें या कहीं भी करना चाहें, इसकी बेसिस पे क्या आप एक्शन ले सकते हैं? सिर्फ यही है कि एम्बेसडर की ऑब्जर्वेशन है। एम्बेसडर की ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपको इस मुल्क से अपने ताल्लुकात को चलाने के लिए उनके इन सोच को या इन रुझानात को, उनकी इन तशवीश को अपने जहन में रखना पड़ेगा। उनको आपको इन चीज़ों को एड्रेस करना जो है वो पड़ेगा, लेकिन इसको आप थ्रेट नहीं कह सकते। थ्रेट जो होती है वो बहुत क्लियर होती है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। देखिए, माजी में आपको अगर लैटिन अमेरिका में देखें, वहाँ हुकूमतें गिराई गई हैं फॉरेन इंटरवेंशन पे। हमारे नेक्स्ट डोर ईरान में 1953 में हुकूमत गिराई गई थी डॉक्टर मुसद्दक हुसैन की। लेकिन इस ख़त जो अब तक हमारे सामने बातें आई हैं,
इसको आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट कह सकते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने के लिए उसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन इसको थ्रेट करार देना मेरा ख्याल है कि अगर यही चीज़ है जो हमारे सामने आई है तो वो फिर काबिल फ़हम नहीं है। सलमान गनी साहब खुश आमदीद सर। दीजिए, हम NSC का मुतालबा कर रहे थे, हम पार्लिमान का इन कैमरा इजलास की मुतालबा कर रहे थे, किसी हद तक तो काबीना ने यह बात सुनी और तजवीज़ की सूरत में जनाब वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये बात रखी है। और शामी साहब, ताज़ा खबर ये भी है कि 2 बड़े सियाने जो हैं वो भी पहुँचे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मुशावरत का गालिबन अमल होगा, फ़ाहम व तफ़हीम की बात की जाएगी, लेकिन एक अहम खिताब भी है जनाब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, क्या वो भी मामूल के मुताबिक होगा या नहीं? देखिए जाम साहब, अभी तक उसका टाइम तो नहीं आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जिस सूरत हाल से 2-4 हैं उन्हें कौम को एतमाद में लेना चाहिए। 2 बड़े इश्यूज़ हैं, एक तो उनकी हुकूमत को दरपेश जो खतरात हैं, ऐसी मुलाकात की तरदीद हो रही है सरकारी सतह पर। दूसरी तरफ जो ये धमकी अमेज़ ख़त है, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जिसे इतना बड़ा ख़तरे के तौर पे पेश किया जा रहा है। हम कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जीता जागता एक मुल्क है। यहाँ पर एक नई कैफियत तारीख की गई है। मैं समझता हूँ कि इस कैफियत को तारीख करने के मकासद क्या है, ये बात होनी चाहिए। और आज जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा की गई है, देखें जो एक इलेक्टेड हुकूमत होती है उसका काम होता है कि वो बहरानी और हैजानी कैफियत का खात्मा करती है अपनी हिकमत अमली से, अपने इक़दामात से। लेकिन ये 3-3.5 साल के अंदर ये पहला एक तजर्बा पाकिस्तान की सियासत में हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन लीडर से बात करने के लिए तैयार नहीं, उनके साथ वो टेलीफोन पे मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं। तो ये जमहूरियत का कौन सा तजर्बा है? और दुनिया के अंदर जो जमहूरियतें होती हैं वो डिलीवर करती नज़र आती हैं, उसमें जो मुल्क को दरपेश और अवाम की मुश्किलात है उसका हल पेश किया जाता है। वहाँ पर दिन रात ये नहीं कहा जाता कि चोर और डाकू की गर्दान ने पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल तारीख की है। जाबिर साहब, खावर घुमन साहब तशरीफ ले आए हैं। जी, मैं एक छोटी सी बात, खावर साहब के लिए तो बहुत सारे इश्यूज हैं कि पाकिस्तान की नई नस्ल पे इस सारी गर्दान जो पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे के हवाले से की जाती रही है, ये जमहूरियत की कौन सी तस्वीर पेश की गई है? देखें, ये पाकिस्तान जो है ये जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। एक क्रेडिबल लीडरशिप थी हमारे पास, उनका जो कहा हुआ था लोग सुनते थे, उस पर अमल करते थे। क्या आज पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी क्रेडिबल लीडरशिप है जिसके बारे में दिल पे हाथ रख के कहा जा सके कि ये दयानतदार है, ये जो बात करते हैं ये सच कहते हैं? और मेरे ख्याल इसी फुकदान की वजह से ये हैजान की कैफियत। बिल्कुल जनाब खावर घुमन साहब, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद, अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खावर साहब, आपको बहुत याद हम कर रहे थे, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या खबरें हैं, क्या तय पाया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, वफाकी काबीना के इजलास में, क्या तजावीज़ उनकी खिदमत पेश की गई हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करना है, सहाफ़ियों से मुलाकातें करनी थी, एक से ज़ायद सवालात आपकी खिदमत में, एक 1 बाय 1 अगर जवाब दे दे प्लीज़। जी, एक तो आज वो जो खत आया हुआ है धमकी वाला, वो काबीना के साथ शेयर किया गया और काबीना की जो मीटिंग हुई है उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो हमारे साथ शेयर किए गए हैं। उसके मुताबिक बड़ा वाज़े जो हमें बताया गया है कि ये जो खत है उसमें प्रिसाइजली सारी चीजें लिखी गई हुई हैं कि इस वक्त जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो इस मुल्क की खारजा पॉलिसी अपनी मर्जी से चला रहा है, वो रियासत पाकिस्तान को साथ लेके नहीं चल रहा। और उसमें जो हमारे साथ उसके मुदरजात शेयर किए गए हैं उसके मुताबिक ये भी है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाती है तो आपके साथ रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर हम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सख्त मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए हालात बड़े मुश्किल हो सकते हैं। और यहाँ तक ताल्लुक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। खावर साहब ठहरिएगा, हमारे पैनलिस्ट ये जानना चाह रहे हैं कि इस तार के, इस केबल के, इस लेटर के मुदरजात आपके साथ शेयर किए गए या आपको देखने का मौका भी मिला? जी, इसके मुदरजात शेयर किए गए हैं और ये अब जो लेटर है हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, वो पार्लियामान का इन कैमरा सेशन कॉल करने जा रहे हैं और उस इन कैमरा सेशन के अंदर तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस के सामने वो ये जो लेटर रखने जा रहे हैं। बार बार जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो लोग मौजूद थे तो इस लेटर की ऑथेंटिसिटी, इसकी जेन्युइननेस के हवाले से पूछा गया, तो उसमें हमारी तो जिससे भी बात हुई है, मैं भी वहां पे था, हबीब अकरम साहब भी वहां पे मौजूद थे, कि लेटर एक ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें उसकी लेटर को इस हवाले से किसी भी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है कि ये लेटर जो सिर्फ अपने सियासी मकासद को हासिल करने नहीं, आप सर एक मिनट सर वाज़ेह कीजिए, ये क्या किसी रियासत ने ऑफिशियली जारी किया है या एक केबल है जिसको हमारे एक सफीर ने
इंटरसेप्ट करके अपने तजुर्बात की रोशनी में बयान किया है। क्या किसी ये बिल्कुल ये एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो हुई है, एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान जो रिकॉर्डेड जो चीजें होती हैं उसको डिसाइफर करके वो सारी चीजें जो हुकूमत पाकिस्तान को वो बताई गई हैं, वो बताई हैं हमारे अपने सफीर ने, अपने हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लिए प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची हैं जी। और अब जो सब ये खावर साहब ये वाजे करते जाए ना, ये बड़ा इबाम है कि ये किसी रियासत ने रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जिम्मेदारान को ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई धमकी आमेज खत नहीं लिखा, बल्कि हमारे मिशन ने, हमारे सफीर ने ऐसे मौजू पर होने वाली मुलाकातें या दस्तावेजात की बुनियाद पर एक केबल जारी की जो कि हमारे कंसर्न क्वार्टर्स को मिली, जिसमें उन्होंने तमाम मौजूआत का हवाला दिया जो आप फरमा रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस उस मुल्क के जो मुतलका मुल्क है मौजूद था, उसके साथ एक ऑफिशियल मीटिंग हुई। वहां पे प्रॉपर नोट टेकर्स होते हैं, उसकी मीटिंग की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग को प्रॉपर उसकी डिसाइफर करके अलॉन्ग विद ऑल द एनेक्सियर्स जो है वो और उसकी बुनियाद बना के जो सारी चीजें हैं वो भिजवाई गई हैं और वो अलॉन्ग विद दैट ओरिजिनल जो कन्वर्सेशन है, रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, अब वो जो हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इन कैमरा सेशन बुला के तो पाकिस्तान की तमाम क्यादत है, सियासी क्यादत है जो कि अपोजिशन की तरफ से एक डिमांड भी थी, उनके सामने वो तमाम जो है हवाला जात, मुदर्जात और लेटर और कंटेंट के हवाले से जो भी चीजें हैं, आज हमारी इतला के मुताबिक ये जो लेटर है, आज वफाकी काबीना जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक फैसला करने का फोरम है, क्योंकि बाकी तमाम इदारे उसके नीचे आते हैं, उसके सामने तमाम काबीना के सामने हमारी इतला के मुताबिक ये लेटर पढ़ के उनको बताया गया है, सुनाया गया है A to Z क्या चीज है। उसके जो वाज़ेह चीजें उसमें यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है वो अकेले चला रहे हैं और चूंकि वो एक सर्टन लाइन ले रहे हैं अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से, इसलिए उनको इस ठीक, आप खावर साहब हमारे साथ रहिएगा, बिल्कुल इसको मजीद वाजे भी हम करते चले। हम बार बार अर्ज कर रहे थे कि ये रियासती सतह पर किसी रियासत ने पाकिस्तान की रियासत के या जिम्मेदारान के नाम को धमकी आमेज खत नहीं लिखा हुआ, बल्कि हमारे ही एक जिम्मेदार, एक डिप्लोमेटिक मिशन ने एक मुलाकात जो एक मुल्क के जिम्मेदार से हुई, उसकी रोशनी में, उसकी बुनियाद पर ये एक तार जारी की थी पाकिस्तान के मुतल्लिका हुकाम के नाम। इस सिलसिले में हमें अभी ज्वाइन किया है उमर जट साहब ने, आप भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं। खबर गुमन साहब, आप तज्जिया निगार हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से, वो भी बता रहे हैं। रिजवान अहमद गिलज़ई, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने भी इस मौजू पर बात की है, मुतल्लिका हुकाम से बात की है। रिजवान, ये जो मुदरजात आप तक पहुंचे, क्लियरली अगर हम बात करना चाहें तो ये तासुर दुरुस्त है कि हमारे ही एक सफीर जो किसी अहम मुल्क में तैनात हैं, उनकी जानिब से है ये तार? जी अजमल जामी साहब, ऐसा ही है और जैसे खावर साहब ने बताया, इसके ऊपर अब चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं और हमारे ज़राए ने हमें ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफीर थे असद मजीद, उन्होंने जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद उन्होंने जी ठीक ठीक खबर घुमन साहब, फिर ये मामला वहीं पहुंचा, लेकिन ये समझ नहीं आ रही घुमन साहब कि हम पहले दिन से यही दुहाई दे रहे थे, मुल्की मुफाद में ये बात कर रहे थे बेसित सहाफ़ी भी, कि इतना अहम और सेंसिटिव मामला है तो इसको पार्लिमान या NSC में क्यों नहीं रखा जा रहा। आज फिर देर कर दी, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आज वहां ये बात जा पहुंची जहां जानी चाहिए थी। देखिए जामी साहब, आपका बिल्कुल ये शायद मुनासिब सवाल है, लेकिन असल सवाल ये है कि ये जो मुंदरजात हैं, क्या ये जो पाकिस्तान के एम्बेसडर जो किसी मुल्क में मौजूद थी, क्योंकि मेरे सामने वो उस मुल्क का नाम नहीं रखा गया जो हमें यहाँ पे ब्रीफिंग की गई है, हमारे मुल्क के सफीर को जो बताया गया है और उसके जो सामने सारी चीजें रखी गई हैं, उसको प्रॉपर तरीके से जो डॉक्यूमेंट को डिसाइफर करके, रिकॉर्डिंग करके जो भी सारी बात हुई है उसको जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के जरिए जो है पाकिस्तान को के सामने, हुकूमत पाकिस्तान के चीजें सामने रखी गई हैं। और जो अब जो आपका सवाल 2 दिन से बहुत अच्छा है कि इसको मुतलका फोरम पे रखना चाहिए। अब चूंकि पाकिस्तान की जो काबीना है वो सबसे, फेडरल काबीना, जो फेडरल कैबिनेट इज द हाईएस्ट फोरम डिसीजन मेकिंग, हर तरह के तमाम फैसले वहीं पे होते हैं। वहां पे तमाम काबीना के जो मेंबरान के सामने हमारी इतला के मुताबिक लेटर उनको पढ़ के सुनाया गया है और अब ये फैसला हुकूमत ने किया है कि इस लेटर को जो लेके वो जो, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामान सॉवरन है
और पाकिस्तान के तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एतमाद में लिया जाए, उनके सामने रखा जाएगा। शामी साहब, खबर साहब साथ रहिएगा। अब खबर साहब, मैंने आपके लिए वज़ीर-ए-आज़म का जो खिताब है आज मुतवक्की, उस पर बात करनी है, हमारे साथ ही आप जुड़े रहें। शामी साहब, ये तो 7 तारीख का बताया जाता है मामला रिपोर्टेडली, तो आज 30 मार्च हो गई, यानी 23 दिन गुजर गए काबीना को एतमाद में लेते लेते और पार्लियामान के इन कैमरा में जाते जाते या NSC में रखते रखते। ये पहले क्यों ना ख्याल गुजरा? देखिए, इस सवाल का जवाब तो खुद वज़ीर-ए-आज़म को देना चाहिए। और ये जो असद मजीद खान है, ये अमेरिका में हमारे सफ़ीर थे, और मैं चंद रोज पहले तक, ये एक राय है, एक राय है उस बात के बारे में, एक राय है। नहीं, उनकी असेसमेंट, क्यों जी, मैं छोड़ दिया उन्होंने मनसब अभी अपना। तक तो मेरा ख्याल वो हैं अमेरिका में, पाकिस्तान मेरा ख्याल शायद असद मजीद खान, यानी क्योंकि उनकी जगह दूसरे साहब नामजदगी किसी वो मसूद खान की हो चुकी हुई है। और असद मजीद खान अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। एक और मेरा ख्याल है चंद रोज पहले सुबकदोश हो गए शायद। इससे पहले वो जापान में भी पाकिस्तान के सफीर रहे, एक सीनियर डिप्लोमेट है। अब उन्होंने अपनी जो असेसमेंट है वो वहाँ से भेजी है। अब उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि अगर इतना संजीदा खत था और उसके अंदर इतना वजन था, तो जब वजीर आजम ने उसको देखा तो फौरी तौर पर उस पर फिर इकदाम करना चाहिए। फिर अगर ये एक मामूल की खतो खताबत नहीं थी, क्योंकि अब डॉक्टर बैठे, डॉक्टर साहब ये आपको बता सकते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेटिक यानी कम्युनिकेशंस हैं वो इसी नौइयत की होती हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में जो सफ़ीर काम कर रहे होते हैं वो अपनी असेसमेंट देते हैं, अपने परसेप्शन से आगाह करते हैं, और फिर जिस मुल्क में वो मौजूद होते हैं वहाँ की सोच से आगाह करते हैं। तो ये एक कोई गैर मामूली इक़दाम नहीं है। अभी तो आप देखें ना कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये कहा गया कि पाकिस्तान को धमकी दी कि भी आपको स्टोन एज में भिजवा देंगे, और उस वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ पांव फूल गए। लेकिन वो धमकी जो है वो अभी तक उसका सिरा हाथ नहीं आ रहा, यानी उसको कोई कबूल नहीं कर रहा। जिसके नाम से दी गई वही मुकर गए हैं, वही कह रहे हमने नहीं दी। तो अब ये इस तरह की बातें जो होती हैं उनको आप कोई ऐसी चीज तो नहीं कर सकते कि उनके ऊपर आप कोई कंपेन चला दें। हाँ, बड़ी संजीदा बात है तो फिर आप एहतजाज करें, बाकायदा उस मुल्क के एम्बेसडर को बुलाएं और अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के अदारे जो है वहां बैठ के गौर करें। और अगर ये सिर्फ इजहार ख्याल है या एक तज्जिया निगारी है तो फिर बात और ये हमने एक पेशगोई और भी की थी। सलमान गनी साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बाखबर लोगों से बातचीत करते हुए, ज़िम्मेदार जो काबीना के हल्के हैं। खदशा था कि सहाफ़ियों से मुलाकात भी नहीं होगी। सुबह मैंने भी ये बात की थी और आपने भी ऐसा ही है सर। फिर खदशा था कि शायद खिताब भी ना हो जी, तो अब खिताब भी नहीं हो रहा सर। और ये बात, और ये मेरा ख्याल इंतहाई जिम्मेदार फैसला है। रिकॉर्ड पे ले हैं कि ये मैंने कही थी कि ये हर चीज़ डिले हो रही है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल तारी है उसमें हर चीज़ ही डिले हो रही है। खबर घुमन साहब, खिताब भी मुलतवी हो गया, मनसूख हो गया या पोस्टपोन हो गया, क्या वजह सामने आई? इसमें एक मुश्तरका जो कौमी जिम्मेदारी है वो आड़े आ रही है या कुछ और वजूहात बनी है कि इस मौजू पर बात ही ना की जाए? अब खबर साहब, खबर घुमन साहब, खबर साहब तशरीफ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, वजीर आजम का खिताब भी मुलतवी हो गया। जी, मैं अभी रास्ते में हूँ, मेरा इस बारे में मेरे कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो अभी बात हो रही थी कि ये असेसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल परसेप्शन नहीं है, ये कोई जो उस एम्बेसडर का अपना ख्याल नहीं है। ये जो कुछ कहा गया उस मुल्क के अंदर, उस मुल्क के ऑफिशियल्स की तरफ से, हाईएस्ट ऑफिशियल्स की तरफ से, उन हाईएस्ट ऑफिशियल्स का नाम भी वहां पे जो आज काबीना के सामने शेयर किया गया है, और उस हाईएस्ट ऑफिशियल्स ने जो मनोअन कहा पाकिस्तान के एम्बेसडर को उस मुल्क के, वही एज सच रिकॉर्डेड फॉर्म में थ्रू फॉरेन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचा है। लिहाजा ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये असेसमेंट एम्बेसडर की हरगिज नहीं है। ये उन्होंने वो जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग की सारी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड के अंदर यह सारा कुछ भिजवाया है। आप ये कह रहे हैं कि हमारे सिफारतकार की जो दूसरे अहम मुल्क की एक जिम्मेदार शख्सियत से मुलाकात हुई इस मौजू पर,
उस मुलाकात को हमारे सिफारतकार ने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया कि उस मुलाकात में इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है, ये मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं और ये मामलात ख़तरनाक हैं। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो थोड़ी बहुत हमारे पास इतलात हैं, जो एम्बेसडर है वो जो अपनी राय है वो अलहदा भिजवाता है। जो एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस किसी मुल्क की तरफ से जो एक कोडिफाइड क्लासिफाइड जो कन्वे होती है वो एज सच, क्योंकि वो एम्बेसडर के पास कोई इख्तियार नहीं होता उसको तब्दील करने का। अगर तो एम्बेसडर वहां से भिजवा दे हमारे मुल्क में एक मिनट ठहरिएगा ना, एक मिनट खबर साहब ठहरिए, यही बात है ना डॉक्टर साहब, यही नुक्ता है। देखिए, जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत सी मीटिंग्स ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग होती है उसमें नोट्स लिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होती, नोट्स लिए जाते हैं। तो उसमें जाहिर है अगर ये ऑफिशियल मीटिंग थी तो एक नोट टेकर पाकिस्तानी होगा, एक नोट टेकर अमेरिकन होगा, दोनों अपनी साइड से वो नोट्स लेते हैं और उस नोट्स की बेसिस पे एम्बेसडर ये करता है, जो भी नोट्स होते हैं पूरा का पूरा वर्बेटम जो उन्होंने नोट्स लिए होते हैं वो नोट्स को भेजता है फॉरेन ऑफिस को, साथ अपनी असेसमेंट भी भेजता है। ऐसा नहीं होता दोनों कि चीज़ों जो इकट्ठा गुफ्तगू होता है। हुई है उसको ऑडियो टेप करके भेज दी जाए। नहीं, ऑडियो टेप का रवाज नहीं है, रिवाज लेकिन नोट्स लिए जाते हैं। नोट्स लिए जाते दोनों साइड। अमेरिकन ने भी लिए हैं, इसके नोट्स जरूर लिए होंगे, पाकिस्तानी ने भी लिए ये होंगे। क्लैरिटी आपने बहुत वाज़ेह कर और उसमें यह है कि जो एम्बेसडर ने चीज़ भेजी, एक तो सारे नोट्स वर्बेटम जो भी नोट्स लिए गए एज इट इज़ भेजे गए होंगे, उसके साथ एम्बेसडर अगर चाहे तो वो अपने कमेंट्स भी शामिल कर सकता है कि उसका परसेप्शन क्या है इस मीटिंग के बारे में, जो कि हम तो एक्सपेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब हम तो भी कौमी टीवी पर बैठे हैं, बड़े चैनल पर बैठे हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर जो निटी ग्रिटीज़ हैं, इंतहाई अहम डिटेल्स हैं, वो एक दो दिनों से कई सीनियर सहाफ़ी, बैनुल अक़वामी सहाफ़ी बरमला इनका इजहार अपने अपने ज़राए से वो कर रहे हैं, जिसके बाद ये मामला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हबीब अकरम साहब ने शामिल साहब ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम सलाम। तो सर जनाब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात फिर मुलतवी हो गई, मनसूख हो गई, लेकिन मुबैना ख़त के हवाले से अलबत्ता मदरजात आप तक पहुँच गए। आपकी क्या असेसमेंट है, आपको क्या समझ आई सर? भाई जी, वजीर आजम से हमारी मुलाकात हुई, बड़ी डिटेल्ड हुई और वजीर आजम से गुफ्तगू भी हुई और इस खत के मुंदरजात के हवाले से हमें एतमाद में भी लिया गया। जी फरमाइए फिर। जामी साहब, इस खत की बुनियादी 3 चीजें हैं जी। एक ये चीज है कि ये खत एक मीटिंग की रिपोर्टाज है, वही बात होगी। ये मरासला एक रिपोर्टाज है, इसमें ये किसी की असेसमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, यानी एक ए ने बी को एक जगह पे बुलाया और बुला के ये कहा कि अगर ये हमें बहुत ज्यादा परेशानी है खास तौर पर रशिया और यूक्रेन के हवाले से, और आपकी इस पॉलिसी का खालिक जो पाकिस्तान के अंदर है वो आपका वजीर आजम है। ठीक, हमारे तरफ से ये बात मैं रुक के और एहतियात से ये अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल कि इसमें एहतियात का तकाजा बहुत अहम है। हमारी तरफ से ये बताया गया कि जनाब हमारे वजीर आजम तनहा फैसला नहीं करते, बल्कि इसके लिए इंटर एजेंसी लिंकेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और तमाम इदारों को इस बात का पता है। बिल्कुल ठीक। मुखालिफ समत से ये बात कही गई कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो पर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है वो दरअसल मसाइल की वजह है, और अगर इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो आ रही है अगर वो मंजूर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मैं लफ्ज बदल रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जब हमारी तरफ से ये कहा गया कि जनाब ये बात कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, हमें एंगेजमेंट जारी रखनी चाहिए, तो इस पर कहा गया कि इन एंगेजमेंट्स का इन्हिसार इस शख्स के रिमूवल पे है। अगर ये शख्स नहीं रहता तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बसूरत दीगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइजो अवाकिब का सामना करना पड़ेगा। फुल स्टॉप। ये है जो उस खत के मंदरजात के हवाले से जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई, हमें बताया गया।
अच्छा हबीब साहब, ये तो आपने बहुत उम्दगी से इन मामलात को वाजे कर दिया। मुलाकात की रपोताज है, ऑफिशियल मुलाकात है बिटवीन टू ऑफिशियल्स। उस मुलाकात को फिर हमारे ऑफिशियल ने रिपोर्ट किया है यहाँ पर विद एविडेंस, जो उनकी मुलाकात हुई, जो उनका तरीक़ाकार था, जो डॉक्टर साहब ने वाजे किया तरीक़ाकार क्या होता है। ऑफिशियल्स की मुलाकात के नोट्स जो होते हैं वो एज इट इज़ भेजे जाते हैं, और फिर आपने कॉन्सिक्वेंसेस का लफ्ज़ भी यूज़ किया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये फरमाइए कि इस कदर अहम मामले पर क्या हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी सरकार ने इस मामले को रेलिवेंट मोस्ट फोरम्स पर हाईलाइट किया? अगर किया तो रेलिवेंट मोस्ट फोरम्स का मशवरा क्या था विद इन पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहले एक बात जो ये हम सबको पता है कि जो रूस का दौरा हुआ था उसके लिए, उसके बारे में स्पेसिफिकली एक रात पहले भी तमाम लोगों से मशवरा किया गया था। और जब उन तमाम क्वार्टर्स ने ये कहा कि आपको जाना चाहिए, तो वजीर आजम वहां गए, और उसके बाद जब वजीर आजम वापस आए तो फिर दौरे की एक रिव्यू मीटिंग भी हुई जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, और वहां पे अहम 3 स्टेक होल्डर्स ने ये बात कही कि हाइंडसाइट पे अगर हम देखें, कोट एंड कोट हाइंडसाइट पे भी अगर आप देखें, तो हमें इस दौरे की अफादियत को तस्लीम करना पड़ेगा। सही, फुल स्टॉप। अब मेरा सवाल बीच में रह गया सर कि ये जो मरासला है, इसके ऊपर जब मुतल्लिका हलकों को ऑन बोर्ड किया गया या उन तक ये कंसर्न पहुंचाई गई, तो उनका मशवरा क्या था, हाउ टू डील विद दैट? देखिए, ये जो मुशावरत है, जाहिर है इस तरह के खतूत पे जो मुशावरत है वो हम पाकिस्तानी तरीके से को जानते हैं कि कुछ तो होती है ऑफिशियल जिसकी रिकॉर्डिंग होती है, और जाहिर है कुछ अनऑफिशियली तय की जाती हैं, और जाहिर है वो मालूमात का वो हिस्सा है जो खुफिया रखा जाता है और क्लासिफाइड है। वो उसी शख्स को बताया जा सकता है जिसने सीक्रेट एक्ट के तहत हल्फ उठा रखा हो। आज जब हमें कुछ चीजें बताई जाना थी, तो उससे पहले आज बाकायदा तौर पे ये डिस्कशन हुई अटॉर्नी जनरल और कानून के जो माहिरीन हैं उनके दरमियान कि बाकायदा क्या हमसे ऑफिशियल एक्ट के तहत हल्फ उठवाया जाए या ना उठवाया जाए। तो अगर तो हम हल्फ उठा लेते तो जाहिर है आपको ये छोटी सी मालूमात जो हम रिपोर्ट ही ना कर पाते, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमसे हल्फ ना उठवाएं, हम अपने तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देंगे, जो कि आपने काफी दिया भी है माशाल्लाह, उसमें काबिल तहसीन है सर। तो इसलिए इसमें जो बहुत सारी जो इन्स एंड आउट्स हैं वो जामी साहब शायद मैं पूरी तरह, मेरे पास लफ्जों का इस कदर जखीरा नहीं है कि मैं उसको बता भी दूं और ऐसा लगे कि मैं बच भी जाऊं, तो मैं इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहा इस मामले में। बिल्कुल ठीक। शामी साहब और डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, इससे पहले कि खाबर साहब से, हबीब साहब से मजीद मालूमात लें और सलमान साहब से, अब जब ये तय हो गया, सूरत हाल वाजे भी कर दी, हबीब साहब ने बड़े तसल्ली से मोहतात तरीके से वाजे किया, क्योंकि भाम था जो आपने वाजे भी किया। ये तो तय हो गया ना कि किसी मुल्क ने सरकारी सतह पर धमकियां मेज़ खत नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक ऑफिशियल मुलाकात की रुदाद है, रपोताज है, जिसको रिपोर्ट किया हमारे सफ़ीर ने। ये फरमाइए कि इस बुनियाद पर सरे दस किसी भी हुकूमत को ऐसे किसी भी मरासले के बाद 1, 2, 3 क्या करना चाहिए था, सियासी तौर पर, सिफारती तौर पर और अमली तौर पर? मुझे जी आपसे देखिए, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। आम तौर पे ये बाज़ दफ़ा आप इस किस्म के जो मरासले होते हैं वो उसको आप पब्लिक उसके कंटेंट्स को पब्लिक नहीं करते, यानी उसकी समरी को, टोटल तो कभी आप बता ही नहीं सकते ना, उसकी समरी को आप पब्लिकली रिलीज़ नहीं करते, बल्कि उसको ऑफिशियल लेवल पे जिसमें फॉरेन ऑफिस आपका इन्वॉल्व डायरेक्टली होता है, उसके अलावा आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मौजूद है, फिर उसके अलावा जो आपका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कि उसके अंदर होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, फिर कैबिनेट में या तो फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद आके बात करते हैं या कैबिनेट को इन्फॉर्म किया जाता है लेटर स्टेज के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर ये एक ऑफिशियल लेवल पे गुफ्तगू के बाद इसका एक रिस्पांस भिजवाया जाता है, और वो भी पब्लिक नहीं किया जाता,
क्योंकि पब्लिक करने से आप रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो क्या हमने रिलेशनशिप इम्प्रूव किए हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पब्लिक मीटिंग में कहा, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर ने एक आइडिया दिया। डॉक्टर साहब, इसका सबसे बुनियादी नुक्ता ये नहीं होता कि ऐसी सूरत हाल पे एक डिमार्चे जारी किया जाता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये आपको डिस्कस करके ये फैसला करना पड़ता है कि जिस मुल्क से ये बातें आई हैं उस मुल्क से रिलेशनशिप की सेंसिटिविटी क्या है, उसकी अहमियत क्या है उस मुल्क की। यानी एक छोटा मोटा मुल्क हो तो उसको तो आप वैसे ही लिफ्ट नहीं कराते, जो बड़ा मुल्क होता है उसके बारे में मोहतात होना पड़ता है। जिस कदर अहमियत का हामिल ये मौजू, कौमी सलामती से जुड़ा मौजू, जो इसका सियासी बयानिया इस मौजू के साथ जोड़ा गया, वो दुरुस्त था या फिर इसका तरीक़ाकार कुछ और होना चाहिए था इसको? देखें, अगर ये वाकई को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और इसको वज़ीर आज़म ने इसी तरीके से लिया है, तो फिर तो मेरी नाक़स अक़ल में तो होना चाहिए था कि उस मुल्क के सफ़ीर को बुलाया जाता और उससे वजाहत तलब की जाती कि ये बात जो हमें कन्वे की गई है, ये क्या मतलब है इसका और इसकी आप वजाहत करें। तो पहला काम तो ये होना चाहिए। सही। और फिर ये आप देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जब ये 9/11 का मामला हुआ तो हमारे जो ISI के चीफ थे जनरल महमूद, वो उस वक्त अमेरिका के दौरे पर थे और उनको जो रिचर्ड आर्मिटेज थे उन्होंने मैं आपको कदा कलामी कर रहा हूँ, कामरान शाह साहब भी तशरीफ ले आए, उनको भी शामिल करते हैं। आप ये गुफ्तगू जारी रखिए। और खावर घुमन साहब के लिए सवाल है। खावर साहब, ये कौमी सलामती के मुशीर कहाँ हैं मोईद यूसुफ साहब? इसका जवाब भी दीजिए और शामी साहब की बात भी जारी रहेगी। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये बात फिर बाद में लिखी कि उनको धमकी दी गई कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो हम आपको स्टोन एज में वापस भिजवा देंगे। और उस धमकी को जो रिचर्ड आर्मिटेज ने कबूल करने से इनकार किया, उनका नहीं, मैंने ऐसी धमकी नहीं दी, और अमरीकी हुक्काम ने भी नहीं माना। लेकिन उसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए और मुशर्रफ साहब ने अमरीकी मुतालबात सारे माने और अमरीका का साथ देने का ऐलान किया। तो अब यह है कि ये पहला काम तो इसका यही है, इसकी वजाहत तलब की जाती ताकि बिल्कुल मामलात क्लियर हो जाते, और फिर उसके बाद जो हमारे मुल्की अदारे हैं वहाँ बैठकर सोच विचार किया जाता और रद्द अमल दिया जाता। उसका तरीका ये तो नहीं है कि हम उसको सिर्फ लहरा के जलसे में 3 हफ्ते के बाद और ये समझें कि बस हमने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। ये तो 3 हफ्ते के बाद ये एक पब्लिक मीटिंग में बात हुई है, तो ये तो मेरा ख्याल, चूँकि हबीब साहब बता रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए हैं, यकीनन ये सवाल हुआ होगा कि जी आखिर 3 हफ्तों के दौरान आपने इस हवाले से क्या पेशरफ्त की है। मेरा ख्याल ये हबीब साहब बेहतर इस हवाले से बता सकते हैं। सुन रहे हैं हबीब साहब? जी, मैं बताऊं आपको? जी घुमन साहब, आप बता दें, आप बता दें, इसमें इतना क्या मसला है? अच्छा, जो चाहे बता दें भाई। ये जो ज़रूर बताएंगे कामरान साहब, हमने कभी दिल में बात रखी कोई नहीं है, ठीक है। ये जो सारे सवालात उठाए गए, इन सारे सवालों का जवाब दिया जाता है। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग और सवालात, सारा कुछ सवाल जवाब हुआ, उस पर पहला सवाल जो शामी साहब ने उठाया कि जी क्या मुतलका मुल्क को रिस्पॉन्ड किया गया। तो जब उस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर घुमन साहब, सारी बात छोड़े, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, प्लीज़ उसको ऐड करके इकट्ठे जवाब दें। आप तो वहाँ से होके आए। मुझे पहले तो ये बताइए कि ये जो उन्होंने हमारे जो एम्बेसडर ने असेसमेंट पेश की है, इसका अदम एतमाद से क्या ताल्लुक है? सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि अदम एतमाद तो पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया को पता थी, 1 महीने से पता थी कि वो आ रही है। उसका 8 और 7 का क्या ताल्लुक है? कि क्योंकि 8 को आई और 7 को वो अगर मुलाकात से पहले हुई तो वो तो कोई लॉजिक क्या बनती है उसकी कि जी वो अदम एतमाद सबको पता था। तो ये अमेरिका ये असेसमेंट दे सकता है कि उनके इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा इमरान खान साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ना रहे। लेकिन इससे ये कहाँ तासुर मिलता है कि अमेरिका कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई वो किसी को यहाँ पे हायर कर रहा है, कोई हायर गन्स ले रहा है और वो इमरान खान के खिलाफ चढ़ाई कर रहा है। पहली बात तो क्या उस लेटर के मतन से ये आपको साबित होता नजर आता है? दूसरा
क्या उसके अंदर यह भी नजर आया कि ऑपोजिशन की पूरी लीडरशिप जो है बकौल इमरान खान साहब की इंटरप्रिटेशन के, वो अमेरिका के साथ इस सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर मिली हुई है, शामिल है, वो अपने पैसे, अपना ज़मीर, अपना ईमान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये सब कुछ वो अमेरिका के उस सेकंड सेक्रेटरी की मुलाकात के अंदर ये मेंशन हुआ है कि सब कुछ इस तरह हो रहा है, या ये सिर्फ एक वैसे ही एक जायजा है कि यार ये अदम एतमाद अगर आ गई तो अमेरिका तो बड़ा खुश होगा, तो अमेरिकन इंटरेस्ट में शायद सूट करता होगा इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे कौमी सलामती और इवन इमरान खान साहब की सलामती को किस तरह खतरा है, ये भी बताइए कि आपने कंटेंट पढ़ा है। अच्छा सर, आपकी जो 3-4 सवाल हैं उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आप साहिब राय हैं वो कर सकते हैं। पहला सवाल कि इसका ताल्लुक जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से है या नहीं है। जो मुदरजात इस ऑफिशियल लेटर के हमारे साथ शेयर किए गए हैं और जिस लेटर को एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपके आने से पहले वो हम सारा बता रहे थे कि इट इज़ नॉट द असेसमेंट। हमारे जो वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे एम्बेसडर हैं उनकी असेसमेंट नहीं है, उनको जो एक इन कन्वे किया गया इन राइटिंग वर्बली, उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको फॉर्मली ऑफिशियली कन्वे किया गया। अगला सवाल ये है कि इसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्या ताल्लुक है। बुनियादी तौर पे इस में जो ये चीज़ बताई गई है, मुझे बताया कि कन्वे इन राइटिंग क्या किया गया, घुमन साहब, कन्वे इन राइटिंग क्या किया गया कि हम इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर रह गया तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस करेंगे, मिलिट्री एक्शन करेंगे, कौन क्या करेंगे, मतलब ये तो बताया ना। ये तो एक तजिया हो सकता है, वो तो मैं भी कह सकता हूँ कि यार मुझे कोई भी मुल्क का ये असेसमेंट दे सकता है कि यार ये बंदा हमारे इंटरेस्ट को सूट नहीं करता। ये कहना और ये कहना कि नहीं जी क्योंकि सूट नहीं करता तो अब एक स्टेप आगे जाके हम ऐसी तैसी कर देंगे और अगर इमरान खान रह गया तो इस मुल्क की भी धज्जियां उड़ा देंगे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंप्रेशन दिया है। ये कहाँ लिखा हुआ है उस लेटर में, असेसमेंट में? सर मसला ये है कि आप माशाल्लाह आप बड़े एक्सपीरियंस एंकर हैं, अगर 1 मिनट दे दें तो मैं आपको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करने जाऊं तो जो मुझे मेरे सामने चीजें शेयर हुई। मामला ये है कि इस मुल्क को या तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबैना तौर पे हिजान में डाला है या वाकई इतनी हिजान खेज सूरत हाल है कि तहरीक अदम छोड़ के पूरी कौम को यकजा होकर बॉर्डर पर चला जाना चाहिए, डिफेंड करे। बताएं तो सही थ्रेट कहां से आ रहा है अमेरिका का? देखें, अच्छा एक तो ये है कि हुकूमत ने मेरे हिसाब से अच्छा फैसला किया है। कल से आप भी यही बात कर रहे थे कि इसको पार्लियामान के सामने लेके आना चाहिए, तो इन कैमरा एक सेशन है और वहां पे इन कैमरा सेशन के अंदर बात सुने, तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। अच्छा, क्या मॉरल क्रेडिबिलिटी सुन तो लेना सर, ये जो आप बात कह रहे हैं इसकी क्या मॉरल क्रेडिबिलिटी? ये तो मजाक है यार। आपका ना मैंडेट है इखलाकी लिहाज से, ना आपका पॉलिटिकल लिहाज से। आप मुझे बताएं तो सही ना, जवाब देंगे। मैं दोपहर सुन रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है यार इस मुल्क के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह हो रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली सुने ना, पहले पाकिस्तानी मीडिया सुन तो लेना सर, सुन तो लेना, उसके बाद आपने जवाब देना। क्या हो गया? कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा। ओके प्लीज, आप क्योंकि वहां से हो गए आपसे पूछ रहे हैं सर, आप तो तलबगार हैं कि आपका तजिया सुने। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप सबसे पहले तो पाकिस्तानी मीडिया ने दिखा दिया, 11 बंदे 13 बंदे मुनहरफ दिखा दिए। प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे भी चूं से चढ़ाख नहीं, उन्होंने कहा जी ये 2 नंबर है जमीन। अब वो भी खत्म हो गया मसला, अब सारे इत्तेहादी आपके खत्म हो गए, आपकी अददी अक्सरियत खत्म हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा स्टंट है कि आप कह रहे हैं पार्लियामेंट का सेशन, उसमें आएगा कौन? आपको प्राइम मिनिस्टर कौन तस्लीम करेगा एज अ क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर जब आपके पास अददी अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रही? मसला पड़ जाएगा इसके अंदर सर। वो मैं पूछ रहा, घुमन साहब से पहले राय ले लूं। अच्छा देखें, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी ये तमाम ऑब्जर्वेशन हैं, आर्गूमेंट हैं, दलाइल हैं, आप इसके ऊपर ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जहां भी ये चीज़ जो इंफॉर्मेशन हुई हमने उनसे सवाल किया। अब अगर मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूं, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये असेसमेंट थी सिर्फ वहां पे एक हमारे एम्बेसडर की, या एक ऑफिशियल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आपके साथ जो वहां पे मुतलका मुल्क के अंदर मीटिंग हुई वो थी? वो उन्होंने बताया कि बिल्कुल एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर हमारे एम्बेसडर की मुतलका मुल्क के हाईएस्ट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई, जिनके नाम आज काबीना के सामने भी शेयर किए गए। उसके बाद बताया गया कि जी मसला क्या था, उसके अंदर क्या चीज़ क्या है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रशिया का विजिट किया है वो उनकी जाती हैसियत में साहब आप बता चुके हैं कि अमेरिका को प्रॉब्लम क्या है। मेरा सवाल मुख्तलिफ है सर कि वो करना क्या चाह रहे हैं, उस लेटर में क्या लिखा है, वो कहेंगे क्या, वो तो बताए ना सर। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के थे अमेरिका नाराज है, वो करना क्या चाह रहे हैं, जो कौमी सालमियत का खतरा है। उसके बाद जब एम्बेसडर
उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से उनको ये जवाब दिया गया कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनके साथ एविडेंस शेयर किया गया कि ये जो फैसला था ये एक कलेक्टिव डिसीजन था, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, फॉरेन ऑफिस, उसमें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, सबके साथ मिलकर एक फैसला किया गया और फिर प्राइम मिनिस्टर गए और उसके बाद जब वापस आए तो उस सारे के सारे इस फैसले को सराहा गया। तो ये मेरे ख्याल में गलत बात है। उसके बाद और हम आपके साथ एंगेजमेंट रखना चाहेंगे, ये हमारी तरफ से मुतलका मुल्क को ये जवाब दिया गया। उसके बाद मुतलका मुल्क से जो है इन राइटिंग रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर जो एक नोट टेकिंग के जो मीटिंग हुई उसमें यह कहा गया कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ रही है, तो अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो फिर हम आपके साथ जो है बात करना चाहेंगे। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर घुमत साहब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हम बात करने को तैयार, मेरी बात सुनिए सर, करेंगे अगर इमरान खान आपके मुल्क के लिए काफी मुश्किल हालात सर मेरी बात सुनो, मुश्किल हालात हो जब FATF के ऊपर अगर हम क्लियर नहीं होंगे मुश्किल हालात हो जाएंगे, IMF हमें बेल नहीं देगा तो मुश्किल हालात हो जाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारी कौमी सलामती को खतरा पेश आ गया है और ऐसे कैसे कोई अमेरिका को चढ़ाई कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस सारी गुफ्तगू में ये कहां साबित हो रहा है कि जी पूरे ऑपोजिशन जो है और यहां पे वो लोग जो हुकूमतें बदलते थे, जिन्होंने भुट्टो की भी बदली और चेंज करते आ रहे हैं, वो भी साथ मिले हुए हैं, ऑपोजिशन भी साथ मिली हुई है, अमेरिका के साथ ऑन बोर्ड होकर अब एक इतना बड़ा प्लान हैच किया गया है जिसका नाम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये कहां से साबित हो रहा है इस सारी कम्युनिकेशन के अंदर? सर उस कम्युनिकेशन के अंदर एक से ज्यादा दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर मैं आपको बता चुका हूं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है। एक महीने से उसका, मेरी बात सुनिए, 8 तारीख को है ना, उससे एक कितने हफ्तों पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लेके आ रहे हैं। ये कौन सा इतना बड़ा प्रूफ है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को राज तो नहीं था कि वो सिर्फ दुनिया में एक बंदे जरदारी को पता था और अमेरिका को किस तरह पता चल गया? फिर तो आप कहते हैं यार ये तो बड़ा राज था। ये अगर जरदारी को पता था सिर्फ और चल गया पता अमेरिका को, उसका वो जरदारी ने बताया, उन्होंने क्या करो? ये तो भाई हर बंदे को पता था, आपको ही पता था। उन्होंने एक असेसमेंट दिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो अच्छा है, इमरान खान चले जाएंगे बकौल अमेरिका के, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा है, ये कौमी सलामती के खिलाफ किस तरह यार इसके ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जी 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 मैं सर उसके ऊपर ये कहा गया कि अगर ये आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो हम आपके साथ एंगेजमेंट नहीं रखेंगे और आपको काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें क्या है? वो तो हम वैसे मुश्किल हालात, हम इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर के लेके मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। सर इसके ऊपर IMF को लेके 40 साल से कर रहे हैं। राय है सर, मैं आपसे पूछ रही नहीं सर, ये आपने लेटर पढ़ा है ना, मुझे बताए ना कि कौमी सलामती को खतरा कहां पे, थ्रेट, ये थ्रेट नहीं है, एक थ्रेट कहां पे है? एक तो ये लेटर, ये कामरान साहब मैं आपके साथ कुछ बहस नहीं कर रहा, मैं सर मैं आपसे लेना चाह रहा हूं मैक्सिमम नॉलेज घुमत साहब रख रहा हूं। आप वहां से होके आए, अगर मेरा लेटर पढ़ा होता तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अगर सर। और ये है कि जी बिल्कुल हो सकता है मेरे साथ हबीब अकरम साहब भी थे, शायद वो भी आपकी कोई तसल्ली और तशफ़ी करवा सके। अगर मैं आपको समझाने में ये नाकाम रह रहा हूं, मैं आपको बुनियादी तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बुनियादी तौर पर ये कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा बात सुने। नहीं सर देखें इसमें क्या, आप देखें पिछले 3 मिनट के दौरान जो है आपने जो मेरे आप यू नो रेजिंग ए क्वेश्चन, यू आर नॉट रेजिंग ए क्वेश्चन। नहीं मैं तो आपसे आप एक सवाल का जवाब देखें भाई, मैं बताऊं आप मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, आप बताओ कर क्या रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आगे बताएं क्या है। वो आप आगे जब पीछे शुरू करते हैं तो मैं बीच में आया तो यार वो आगे थोड़ा बता दे। हो सकता है हबीब अकरम साहब जो है, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त उस पर वो बताया, बाइल्फाज जो बातें बताई हैं वो ज़ाहिर रोशनी डाल सके और उन अल्फाज की बुनियाद पे भी जो वो बताना नहीं चाह रहे। आप बुनियादी तौर पर यह है कि आप मेरी बात सुने, आप एक प्रिसाइज सा सवाल, आप वेल राउंडेड सवाल पूछ लें, शायद हबीब साहब को भी समझ आ जाए और मैं भी तो समझने की कोशिश करूं। घुमन साहब मैंने इतना भी घुमा के कोई सवाल नहीं किया, बड़ा सीधा सवाल किया, लेकिन बहरहाल वो आप पहले फतवा करते हैं, पहले जजमेंट देते हैं तो फिर आप नहीं मैं मेरी क्या जरूरत है, मैं वैसे मेरी बात सुने, आपको डिफेंसिव हो रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर में बात कर रहा हूं तो आप उनकी थोड़ी तर्जमानी कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं ये क्यों कर हो गया, मैंने कहा सर एक मिनट ये हो गया, हबीब साहब ये तो जाहिर है मुझे मुतल्लिका इदारे सबसे सीनियर है, वो जरा अच्छी रोशनी डालेंगे। अच्छा अभी पूछ रहे थे हबीब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा हबीब अकरम साहब, मेरा ख्याल से घुमन साहब आपने इतना घुमाया कि वो प्रोटेस्ट में करेंगे। अस्करी साहब, शामी साहब और सुलमान अकरम साहब है अगर वो हबीब साहब, चलो हबीब साहब नहीं, कोई बात नहीं, हम उनकी याद में वो कर लेंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक बात समझाएं। हैं हबीब साहब बैठे हैं, ओ भाई हमारे साथ नहीं है, वो आपके साथ बैठे, आप एक्सचेंज कर रहे हैं सीट उनके साथ, तो आए यहाँ पे कैमरे उनके साथ में ताकि उनकी शक्ल भी हमें नजर आए हबीब साहब की। जब हबीब साहब आए तो मुझे बता दीजिएगा। अस्करी साहब आपके ख्याल में